हमने ऐसा क्या किया कि हम 3 से 6.5 हुए, वही चीज़ हमको करना है जो हम 6.5 से 8 जाएं, वो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा क्वेश्चन ये है। और अब देखो ये तो क्या, मैं इसका एक तो सिंपल आंसर देता हूँ मैं, वो है बियॉन्ड माई पे ग्रेड, है ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बियॉन्ड माई पे ग्रेड टू नो, बिकॉज इसमें बहुत महारती बैठे हुए हैं दिल्ली के अंदर हाँ। प्लानिंग कमीशन में, जब तो नीति आयोग जिसको बोलता है वो चिट्ठियाँ बड़ी बड़ी पोथियाँ लिख रहे हैं कि कैसे 8 पे पहुँचा जाए। लेकिन देखिए ग्रोथ मुश्किल है। आप जैसे आसानी, जैसे छोटे गाँव में या शहरों में बोला जाता है कि पैसे बनाना बहुत मुश्किल है, सिर्फ हवाबाजी नहीं कर सकते आप। देखिए नया शासक आता है, नया राजा आता है, वो कुछ नई चीज़ें करता है, फिर धीरे धीरे वो इनकम्बेंट हो जाता है, फिर नया शासक आता है, फिर कुछ नई चीज़ करता है। इससे हम ऊपर नीचे करके 6 साढ़े 6 पालेंगे। मैं आपको सेटल नहीं होने दूंगा, ये आप चक्कर में रहो। देखिए मेरा सुनो मेरी बात, नहीं मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, 6 साढ़े 6 ना खराब नहीं। ओके, लेकिन आप क्या अमीरों को देख रहे हो, चाइना, जापान, ताइवान, आपको लग रहा है वो अंगूर खट्टे हैं। आपको लगता है कि अभी यहाँ पे चेंज का कुछ माहौल बन रहा है? सी जनरली पॉलिटिकल ट्रांसफर का माहौल तो बन रहा है ना। जो ये सब जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं हम चारों तरफ, तो कि 15 साल हो जाएंगे, छोटे मोटे सिम्टम्स हैं, किसी को पता नहीं है। लेकिन इनकम्बेंट जो है उसकी पॉपुलैरिटी और उसकी जो होल्ड है पावर पे, वो वीक हो रही है। ये आप देख सकते हो। हम एनालिस्ट हैं, हम कोई ज्ञानी नहीं है, अवधि ज्ञान नहीं हमको कि क्या होगा। एनालिस्ट लेवल पे आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि थोड़ा तो चरमरा रही है चीज़ें। अब वो इसको 3 साल में चरमरा जाएगी, 8 साल निकल जाएंगे, किसी को पता नहीं है। लार्ज कैप स्ट्रगल कर रहा है बेटर लार्ज, वो उसके वजह ये नहीं है, लेकिन ये 10 साल तक होने वाला है कि छोटी कंपनियां बड़ी होती चली जाएंगी और लेगेसी कंपनी स्ट्रगल करेंगी। आपको क्या लगता है कि ये बड़े बैंक जैसे PSU बैंक, उनके वो इतने बड़े बड़े थे, उनके सामने HDFC ICICI इतने बड़े बड़े बन गए क्योंकि उनका मार्केट शेयर लॉस हो गया। सिमिलरली HDFC ICICI बैंक जो है, इनका मार्केट शेयर लॉस, फिनटेक खा जाएंगे, राइट। नए एसेट मैनेजमेंट कंपनी पुरानों को खा जाएगा। FII भारत में फिर क्यों पैसा लगाएगा? इंडिया में नहीं लगाएगा। नहीं लगाएगा। पिछली बार भी बात हुआ था, इंडिया के अंदर पिछले 10 साल से FII ने नहीं लगाया है, अगले 10 साल में भी पैसा नहीं लगाएगा। उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया। पूरी दुनिया का पैसा नीरज एक जगह खींच रही है, सोख रही है उसको, वो है US। जब आप पैसा दे करके लोगों से बाहर से पैसा ला रहे हो, है ना, इस माहौल में आपको लगता है कि हम आपको अलाउ करेंगे, यहाँ से चले जाओ बाहर। अभी है अलाउ, धीरे धीरे बंद होने वाली है, ये किमाड़ बंद होने वाला है ना, LRS ये सब बंद होने वाला है सर। पक्का? मतलब आप अगली बार अपन फिर से जून में बैठेंगे तो बंद होगा, तब तक बंद हो चुका होगा या बंद होने की कगार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मनीष जी हमारे साथ हैं और लगभग 1 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं। बहुत सारी बातें करनी है क्योंकि 1 साल में दुनिया बदल गई है। आजकल वैसे 6-6 महीने में बदलती है, तो दुनिया में काफ़ी कुछ बदल गया है। ट्रम्प साहब बदल गए हैं और दिन में 4 बार बदलते हैं, वो खैर उनकी तो बात ही अलग है। तो बहुत सारी हम लोग बातचीत करेंगे और एक नोट आपने लिखा है उसको भी मैंने पढ़ा और एक किताब भी आपने लिखी है। वो किताब मैं पहले अपने दर्शकों को दिखाऊँ। ये किताब है मनीष जी की और इस पर इन्होंने हमारे लिए लिखा भी है और इस किताब को हम रिव्यू नहीं कर पाए, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ मनीष जी। नहीं सॉरी क्योंकि हम तो 20 एपिसोड कर चुके हैं बुक रिव्यूज़ के। अच्छा। वो पूरी सीरीज ही चल रही, लेकिन इसको भी करेंगे। इसका हिंदी ट्रांसलेशन आ रहा है, वो करेंगे। चलिए फिर हिंदी वाला करेंगे, पढ़ के साथ में करेंगे। यस, ओके, परफेक्ट। तो आज हम ये समझेंगे दोस्तों कि पिछले 1-2 साल से जो हो रहा है मार्केट, वो क्यों हो रहा है और उसका आगे फॉलोआउट क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं मार्केट में जिसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया बदल रही है और आप अगर उसको नहीं समझेंगे तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। तो मनीष जी क्या बदला 2 साल में? पहले बताइए, पैसा बना 2 साल में कि नहीं बना? नहीं बना। नहीं बना? मुझे लगा हमसे आपका तो बन ही गया होगा। नहीं एवरेज नहीं, ठीक है। तो सब बोलते हैं बहुत पैसा बना है, लेकिन क्या ऑन एवरेज क्या ये लिस्टलेस टाइम्स रहे, है ना। कुछ पॉकेट, सी ब्रॉड ट्रेंड, मार्केट भगवान है ना। मार्केट अगर बहुत पैसा बनाता है तो आप बहुत ज़्यादा बना सकते हो, लेकिन मार्केट जब लिस्टलेस रहे तो इन जनरल एक्चुअली पब्लिक मार्केट के अंदर पैसा बनाना मुश्किल हो जाता है। क्यों नहीं बना पैसा? एक्सप्लेन करिए थोड़ा।
देखिए एकदम बेसिक तो नीरज ये है कि अर्निंग्स ही डिसअपॉइंट की है, जो अपना पिछले साल में बात हुआ था कि देखो तो उपाय एक्चुअली ये था 1 साल 2 साल पहले जो हम बात किए थे कि भाई पैसे नहीं बनेंगे, ये अगर समझ रहती तो पैसा नुकसान नहीं हुआ, है ना। बहुत पैसा बनाने का तरीका नहीं है अगर मार्केट अच्छा नहीं करें तो, है ना। तो अर्निंग्स नहीं आए नीरज, डिसअपॉइंट। देखो 2020 21 22 के अंदर एक वो माहौल था जिसके अंदर ऐसा लग रहा था कि कुछ इंडिया रीशाइनिंग वाला माहौल था, राइट। ऐसा लग रहा था कि एकदम एक इंडियन एक्सेप्शनलिज्म इज एट प्ले। वो उस वक्त भी अपनी वही बात होती थी जब आप पुराने टीवी शो करते थे कि ऐसा एक्सेप्शन नहीं है, सिक्लिकल है, उसमें पैसा बन रहा है, एंजॉय करो, ये एक दिन बंद हो जाएगा। तो वो नल बंद हो गया 2-2.5 साल पहले। तो अर्निंग्स डिसअपॉइंट किया मार्केट को। तो आप जब 21 22 23 टाइम पे अगर प्राइस कर रहे हो फॉरवर्ड को, इसका मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1 साल 2 साल के अंदर थोड़ा एक्सीलरेशन चलता रहेगा अर्निंग में, और इवेंचुअली आप जो भाव दे रहे हो किसी स्टॉक का वो परवरेगा आपको। लेकिन वो हुआ नहीं, तो अर्निंग्स ने डिसअपॉइंट किया। मोटा मोटी तो बात ये है। अब अर्निंग क्यों डिसअपॉइंट किया, उसके बहुत सारे रीज़न है, इसके ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं कि थोड़ा मैक्रो इन्वायरमेंट वॉलेटाइल था। ट्रम्प जब से आए तब से वो टैरिफ वॉर हुआ, कुछ मैक्रो लेवल पे स्ट्रेस आता ही रहा, तो उसकी वजह से केपेक्स साइकिल इंडिया के अंदर बिल्ड आउट नहीं हो पाया। पॉलिसी इशू आप देखते हैं या नहीं, पॉलिसी इशू नहीं है। आई थिंक आप ना 9 में से 10 मार्क्स देंगे, 10 में से 9 मार्क्स देंगे, इतना तेजी भी नहीं कराने का। लेकिन आफ्टर लोग खुश हो जाएंगे। पहला 1-1.5 साल एक्चुअली क्या है कि जो करंट गवर्नमेंट है उसने अच्छा काम किया स्ट्रेस के अंदर। इंडिया हमेशा स्ट्रेस में बेहतर काम करता है। तो जो भी जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ और काफ़ी सारी छोटी छोटी जो पॉलिसी एटलीस्ट 1.5-2 ईयर्स के अंदर इम्प्रूव हुई, और उसकी वजह से आप पॉलिसी को ये नहीं आर्ग्यू कर सकते कि उसकी वजह से मार्केट में पैसा नहीं बना। आई थिंक वो इंटरनली कॉर्पोरेट की अर्निंग डिसअपॉइंट करी और एक्सटर्नल मैक्रो ख़राब हो गया, और उसके बाद में चैट जीपीटी आ गया। चैट जीपीटी टर्न्ड आउट टू बी ना नीरज इंडिया का मंदी ट्रेड। अब हाइंडसाइट में हम ऐसा देख सकते हैं क्योंकि चैट जीपीटी के अंदर एक नया ट्रेड बना दुनिया में कि हो सकता है कि बहुत सारा बिजनेस जो है वो ये LLMs खा जाएंगे, है ना। और वो सारा अक्रू हो रहा है सिर्फ यूएस को, है ना, और या फिर उसके जो पेरिफेरल कंट्रीज हैं, कोरिया हो गया, जापान हो गया, है ना, ऑफ कोर्स चाइना। तो ये 3-4 बड़े विनर निकले। उनकी अर्निंग्स आप देखो तोड़फोड़ ग्रो हुई है ना। साउथ कोरिया का 50% का अर्निंग ग्रोथ होने वाला है। मैं एआई पे बाद में आऊँगा, पहले मुझे ये समझना है कि हमने देखा कि पिछले 3-4 सालों की बात करें, और चूंकि ये रिजीम 12 साल से कंटिन्यू हो रही है, पॉलिटिकल रिजीम, हाँ, तो ये कंटिन्यू हुई। सारे प्रयास किए इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और PLI स्कीम, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, हर चीज़ के आगे इंडिया लगा के एक स्कीम बनी। बट कॉरपोरेट ने कैपेक्स नहीं किया, सरकार के कैपेक्स पे मार्केट चल रहा था। 11 लाख करोड़ जो हर साल बजट में दे रहे थे, जो पिछले साल से उन्होंने एब्सोल्यूट तो बढ़ा लेकिन परसेंटेज में घटा। तो कॉरपोरेट ने क्यों नहीं किया? क्या उसको डिमांड नहीं दिख रही थी पहला, या फिर उनका ऑलरेडी 60% पे धंधा चल रहा था, तो जब ये सब बूम आया 85 तक उनको करना था, लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं, डिमांड नहीं थी। डिमांड नहीं थी तो जीएसटी काटा, अदरवाइज जीएसटी क्यों काटा? बिल्कुल। तो जब आप ये कह रहे हैं कि नहीं पॉलिसी लेवल पे कोई दिक्कत नहीं थी, तो मुझे तो पॉलिसी लेवल पे ही दिक्कत दिख रही है। नहीं, और या फिर अलग तरीके से देखो वोट लेना ज़्यादा आसान है बनिस्पत कॉर्पोरेट में जो CEO है या चेयरमैन या बोर्ड बैठा है उसको कन्विंस करना कि तुम पैसे डालो। हाँ, ये बताओ ना क्यों नहीं कन्विंस हुआ वो? नहीं, एक तो समझ में आया ना yes. कि ये जो 500 1000 2000 लोग हैं जो डिसाइड करते हैं कि कितना कैपेक्स करना है कॉर्पोरेट में, वो जो है मुश्किल कस्टमर हैं। आदमी को वोट लेना ज़्यादा आसान है, मतलब बड़ी बात है ये कि आप एक बेसिक नैरेटिव से कि आप चीज़ें ठीक करोगे तो मतलब नोट आ जाते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट कैपेक्स ज़्यादा मुश्किल है। कॉर्पोरेट बोर्ड रूम में डिस्कशन क्या हुआ नीरज कि यार हम आउटसाइड ऑफ कोर मैन्युफैक्चरिंग ये लगने लगा इन 10 सालों से कि एक तरफ तो चाइना का रैंप अप इन मैन्युफैक्चरिंग इतना सब्सटेंशियल और प्रोडक्टिविटी गेन्स इतने ड्रामेटिक कि आपको ये आप ये हर मौके पे ये देख पा रहे थे कि यार उनका प्रोडक्ट आपसे सुपीरियर भी है और सस्ता भी है। वेरी सही। जब आप जैसे आप फर्नीचर की, मेरा एक दोस्त है वो फर्नीचर का काम करता है ना, तो 8-10 साल पहले बड़े ड्रीम से एक छोटी जगह से आता हूँ मैं, वो फर्नीचर का काम करता है। वो बोलता है कि मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, सोफ़े बनाऊंगा। फिर ऐसे ही वो ऐसे ढूंढता ढांढते वो
चाइना चला गया, चाइना में फर्नीचर, तो वो बोला लाइक टू लाइक उसी भाव पे उस चाइना से फर्नीचर उठा करके शिपमेंट करा करके मैं भीलवाड़ा के अंदर किसी को फर्नीचर डिलीवर कर दूं, वो सस्ता ज़्यादा पड़ेगा उसको, उसमें ज़्यादा मार्जिन बनेगा बनिस्बत इसके कि मैं अपने हाथी को बिठा करके फर्नीचर कराऊं, अब मशीन लाऊं चाइना से ख़रीद करके और बनाऊं। तो इतने छोटे लेवल की जो चीज़ें हैं उसमें भी कंपेरेटिवनेस, इतना फासला इतना ज़्यादा है कि आप पूरा वहाँ चाइना से शिप करके यहाँ पे सस्ता बेच सकते हो। आप हर छोटी छोटी इंडस्ट्री में आप देखो तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इंडिया बिकेम, ऐसा लगा एक सुपरफिशियल लेवल बता रहा हूँ मैं, कि इंडिया बिकेम ए कंट्री ऑफ ट्रेडर्स, कि आप वहाँ से लेकर के यहाँ बेच दो, है ना। ये तो रियल है, तो ये हाँ सुपरफिशियल नहीं, एकदम सुपरफिशियली देखें तो देखो हाँ। इंडिया कितना अजीब सा, कितना महान देश है कि हम एनवीडिया के लोगों के लिए यहाँ पे चिप डिज़ाइन कर रहे हैं नोएडा में। वहाँ पे साइंटिस्ट बैठे हुए हैं जो फ्रंटियर इकोनॉमी है उसके ऊपर इंडियंस काम कर रहे हैं। जो पूरा जीसीसी का जो रेवोल्यूशन है वो मतलब प्लग्ड इन है यूएस के R&D इकोसिस्टम से, और कटिंग एज काम हो रहा है यहाँ पे। तो इसको देख के लगता है यार ये तो कोरिया है या ताइवान है या जापान है ना। इन जगहों जाओगे और जो काम हो रहा है, और फिर आप बोल रहे हो, मेरे दोस्त से मिलते हो कि यार हम सोफ़ा नहीं बना पा रहे हैं, वो उस भाव पे नहीं बना पा रहे हैं। तो so my question is, तो नहीं मैं बोल रहा हूँ कि कॉर्पोरेट के अंदर में, जस्ट टू फिनिश, कॉर्पोरेट में जब डिस्कस हुआ तो जो आप यूफोरिया बाहर है कि इंडिया शाइनिंग है, इंडिया बहुत ग्रोथ होगा, ये सब तो एक फैक्ट, आप नैरेटिव बिल्ड कर सकते हो। प्लस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम ठीक ठाक ग्रो भी कर रहे हैं 6-7% में। लेकिन जैसे एक स्टेप डाउन जाओगे तो आउटसाइड ऑफ सर्विस इकोनॉमी एंड कोर मैन्युफैक्चरिंग, कोर मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट, इन सब कोर बेसिक, जिसको आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो चाइना से, और सर्विस इकोनॉमी जो प्लग्ड इन है वेस्ट से, खास करके यूएस से, जो आईटी सर्विसेज, ऑल्सो हमारी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और एसेट मैनेजमेंट कंपनी बहुत अच्छा करते हैं, ग्लोबल बेस्ट इन क्लास। इन दोनों चीज़ों के अलावा जो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे खूब सारा केपेक्स चाहिए होता है, वहाँ पे बोर्ड ये देख रहा था हमेशा, हर प्रमोटर ये देख रहा था कि मेरे से बहुत सस्ता और बेहतर प्रोडक्ट कोई बना पा रहा है और उसको मैं इंपोर्ट करके यहाँ बेच सकता हूँ, ज़्यादा फायदा। तो इस चक्कर के अंदर 12 साल के अंदर हमारा 25-30-40 बिलियन डॉलर का जो चाइना से इंपोर्ट था वो 100-150 बिलियन डॉलर हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं कि वो सब चीज़ें जो हम बना सकते थे वो वहाँ से खरीद करके यहाँ बेच रहे हैं। तो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्यों पे केपेक्स नहीं हो, देखिए जीसीसी जब बनाते हो या आईटी सर्विसेज आप जब बिल्ड करते हो या कोई भी सर्विस बिजनेस करते हो ना नीरज, तो उसमें बहुत केपेक्स नहीं लगता है। बेसिकली मोटा मोटी क्या है कि एक बड़ा शेड लगा दो, एसी लगा दो, लाइटें लगा दो, लड़के आते हैं और वो अच्छा काम करते हैं और उससे बहुत अच्छी डिज़ाइन बनती है, चिप बनती है और वहाँ पे बहुत पैसा भी बनता है। उससे हिंदुस्तान को अर्निंग्स भी बहुत हैं। इसलिए इंडिया एट मार्जिन लास्ट 10-12 साल में विनर रहे कि हमारा करंट अकाउंट्स डेफिसिट कम हो गया है, हमारा ग्रोथ ठीक ठाक ही हुआ है। लेकिन जो जहाँ पे बहुत सारा केपेक्स चाहिए था, वो जो हम सोच रहे थे कि होगा, जिससे एक नया फ्लाईव्हील बनेगा, वो नहीं हो पाया इस वजह से। सो इन अ वे में क्या है कि ये सुपरफिशियल ग्रोथ है, फिर मैं इसको इस टर्म में डालूंगा, रियल नहीं काम कर रहे हैं, रियल काम नहीं कर रहे हैं हम। कैसे देखिए, अब इसमें सरकार की गलती कहाँ है भाई? हमने तो आपको एनेबलिंग कर दिया, पैसे भी दे रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। आप कैपेक्स इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि चाइना में आपको माल सस्ता मिल रहा है, हाँ, आप लाके बेचो। आप क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आप ट्रेडर की तरह सोच रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। चाइना के अंदर क्या है, देखिए आप अगर आज 25 साल पहले 25-30 साल पहले एक कार फैक्ट्री में जाते थे, सच्ची में बता रहा हूँ आपको, तो वहाँ पे कार फैक्ट्री के अंदर लोग ही लोग दिखते थे। अगर आप आज कार फैक्ट्री में जाओगे तो पूरे इतने बड़े बड़े एरिया के अंदर 2 या 4 लोग घूमते मिलते हैं। सब कुछ रोबोट्स कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लेबर इंटेंसिव थी, वो लेबर इंटेंसिव नहीं बची, वो कम्प्लीटली मैकेनिकल और रोबोटिक हो गई। तो वहाँ पे हमारा क्या कंपेरेटिव एज है? केपेक्स इंटेंसिव हो गई, रोबोटिक हो गई, वहाँ पे हमारा कंपेरेटिव एज ही नहीं है। वो लोग इतना बेहतर कर रहे हैं क्योंकि ऑटोमेट वो कर पा रहे हैं हर चीज़ को। जो डार्क फैक्ट्रीज़ के बारे में सुना होगा, चाइना में बड़े बड़े जो बाइडू वगैरह की जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में कुछ लोग ही नहीं अंदर, कारें बन रही हैं, अपने आप निकल रही हैं, है ना। तो वो दिस हैज़ बिकम मैन्युफैक्चरिंग इज़ नो मोर ए लेबर आर्बिट्राज जॉब, इट इज़ एक्चुअली ए कैपिटल्स जॉब।
है ना। तो उसकी वजह से चाइना उसके लिए वहाँ पे इकोसिस्टम भी है, वहाँ की पॉलिसीज पिछले 25 साल से बहुत अच्छी हैं, उसकी वजह से वो बहुत बड़ा गेन हो गया। तो मैं एक इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि इसमें बहुत आसान है किसी भी गवर्नमेंट को ब्लेम कर देना। जैसे आज माहौल ये बना हुआ है कि ये तो मोदी जी की गलती है, मैं कोई न तो मैं किसी को ब्लेम करना चाहता हूँ ना किसी को, ये पूरी दुनिया में हॉलो आउट कर दिया है चाइना ने कि वो एक अकेला देश 30% 35% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का बिल्ड कर रहा है। सिचुएशन एनालिसिस है, आई 100% एग्री, और पर्पस भी नहीं किसी को ब्लेम करें, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि 1980 से 2026 तक सामने वाला 10% पे ग्रो कर रहा था और हम 6 पे कर रहे थे। तो विजन की तो प्रॉब्लम थी ना हमारी। हमने डीप डाइव नहीं किया, रिसर्च नहीं कराया, R&D नहीं कराया, हमारे उद्योगपति भी ट्रेडर हो गए, इधर से लाओ इधर चिपकाओ बेचो। इसमें फिर विजन की गलती है ना, फिर तो सरकार, इंडस्ट्री, हम सब गलत हैं। मेरा सवाल अब यहाँ पे ये आता, वो वाला चलो ठीक है, वो एक ऐसी अंतहीन चर्चा है कि उसमें ढूंढते रहेंगे कौन गलत है। जब आप ये कह रहे हो कि अर्निंग नहीं तो पैसा नहीं बनेगा, भले ही कितना पैसा मार्केट में आता है। तो जब चाइना में ये हो रहा है कि रोबो टेक्नोलॉजी है, AI टेक्नोलॉजी है, कार फैक्ट्री में एक आदमी बैठ के पूरी शिफ्ट मैनेज कर रहा है, तो हमारी ग्रोथ आएगी कहाँ से, पैसा बनेगा कैसे, अर्निंग कहाँ से आएगी फिर? हम चाइना का पर कैपिटा इनकम जो है वो कुछ 4 टाइम, ओवरऑल साइज ऑफ द इकोनॉमी 5-5 टाइम है। हम बहुत पीछे हैं चाइना से, है ना। तो कन्वर्ज कई सारी इंडस्ट्रीज इसमें चाइना वेकेट कर किया है और वियतनाम में चली गई, है ना। जो आप रीबॉक और एडिडास के शूज़ हैं वो चाइना वेकेट किया है, वो वियतनाम चली गई है। आज वियतनाम फ्रंटियर इकोनॉमी बना, थोड़ा आगे बढ़ा, तो वो वहाँ से वेकेट करके हमारे यहाँ आ सकती है। जहाँ जैसे बहुत सारा टेक्सटाइल बांग्लादेश चला गया था। तो आप सही पॉलिसीज़ से बहुत सारी इंडस्ट्रीज, ऐसा डिसएंचेंटमेंट होने की ज़रूरत नहीं है, ये आएगी। ये धीरे धीरे, देखिए बहुत कम देश हैं नीरज जो 6-7% पे ग्रो कर पाते हैं, और हम 25 साल से 6-7% पे ग्रो कर पा रहे हैं। बहुत कम देश है, वो भी मिरेकल ही है। इन कॉन्टेक्स्ट हमारे साथ में अफ्रीकन्स भी थे। आज के 10-15 साल पहले स्टोरीज लिखी जाती थी कि नाइजीरिया भी बहुत अच्छा देश हो जाएगा, वहाँ पे कुछ ग्रोथ ही नहीं आ पाई। हमारे कॉन्टेक्स्ट में लैटिन अमेरिका के अंदर कोई खास ग्रोथ नहीं आ पाई, है ना। तो आप पाकिस्तान से कंपेयर कर सकते हैं, तो हमारी ग्रोथ उनसे पर कैपिटा बेसिस पे बहुत अच्छी रही है। लेकिन अगर आप जैसे आप, मेरी माँ बोलती है कि हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो, खुश रहोगे। चाइना को देखोगे तो दुखी रहोगे। लेकिन ग्रोथ कहाँ से आएगी? क्योंकि वो इतने आगे बढ़ गए हैं कि कई सारी इंडस्ट्रीज़ में उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप वो इंडस्ट्री लगा सकते हो। प्लस ऐसा, जैसे मैंने बताया कि इंडिया के अंदर बहुत सारा फ्रंटियर इकोनॉमी वाला काम भी हो रहा है। बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई में, इवन नवी मुंबई में जो सर्विस इकोनॉमी है इंडिया की, वो वर्ल्ड क्लास है। वर्ल्ड क्लास सर्विस इकोनॉमी है। IT सर्विसेज ले लो या कोई भी टेक रिलेटेड कोई भी बिजनेस ले लो, बहुत अच्छा काम हो रहा है इंडिया में। तो उन बिजनेसेस की वजह से इंडिया ग्रो करता चला जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सिर्फ छोटा सा पार्ट है ओवरऑल बिजनेस का। हालांकि वो लिखता है कि ये सब मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें दिखती है, लेकिन एक्चुअली जैसे कंट्री एडवांस होती है ना नीरज, वैसे वैसे सर्विस का परसेंटेज बढ़ता चला जाता है। तो उसके अंदर हम विनर हैं। हमारी जनता जो है वो अंग्रेजी बोल भी पाती है, अपने ChatGPT का अडॉप्शन भी बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से वो वाला इकोनॉमी जो है वो अच्छा करता रहेगा। जैसे डुअल इंजन मैंने बोला, इंडिया डुअल इंजन इकोनॉमी है। एक जो है ड्रैग कर रहा है और दूसरा एक्सीलरेट कर रहा है। ठीक है, 6-6.5 गाड़ी हमारी, वो इतना बुरा नहीं है नीरज। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं तो 1950 से 80 तक हम 3-3.5 ग्रो करते रहते। 3 हमने ऐसा क्या किया कि हम 3 से 6.5 हुए। वही चीज़ हमको करना है जो हम 6.5 से 8 जाए, वो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा क्वेश्चन ये है। अब देखो, ये तो क्या, मैं इसका एक तो सिंपल आंसर देता हूँ मैं, वो है बियॉन्ड माई पे ग्रेड, है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बियॉन्ड माई पे ग्रेड टू नो, बिकॉज इसमें बहुत महारती बैठे हुए हैं दिल्ली के अंदर प्लानिंग कमीशन में, जबकि नीति आयोग जिसको बोलता है, वो चिट्ठियाँ, बड़ी बड़ी पोथियाँ लिख रहे हैं कि कैसे 8 पे पहुँचा जाए। लेकिन देखिए, ग्रोथ मुश्किल है। आप जैसे आसानी, जैसे छोटे गाँव में या शहरों में बोला जाता है कि पैसे बनाना बहुत मुश्किल है, सिर्फ हवाबाजी नहीं कर सकते आप, तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है 6-6.5 आने के लिए। कि आपको अपने, हम 3-3.5 पे क्यों थे? क्योंकि लाइसेंस राज था, है ना। कि हम ऐसा सोच रहे थे कि हम बाहर वालों से चीज़ें नहीं खरीदेंगे, है ना, और जो भी चीज़ें हम सब कुछ आत्मनिर्भर होकर के बनाएंगे।
तो बाहर से टेक्नोलॉजी भी नहीं आती थी, और हम अपने लिमिटेशंस के अंदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट को कुछ कुछ काम देते थे कि तुम 50-100 स्कूटर ही बना सकते हो, बजाज वालों को बोलते थे, तो 2-2 साल 3-3 साल में स्कूटर आता था। फिर लिबरलाइजेशन हुआ, तो गवर्नमेंट ने सोचा यार कि ऐसा है कि आन जान आवक जावक लगी रहेगी, लेट मार्केट डिसाइड कैपिटल कहाँ एलोकेट करने दे। गवर्नमेंट का रोल जो है कैपिटल एलोकेशन में चला गया, तो उसके चक्कर में बहुत बड़ा IT बूम आ गया, छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग बूम आ गया, जनरली ग्रोथ 3-3.5 से 6-6.5 पे पहुंच गई। अब 6-6.5 से 9-10 के लिए बहुत कम लोग दुनिया में कर पाए हैं, सिर्फ स्टेशन के अलावा एक्चुअली कोई कर नहीं पाया है। उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अलग है धीरज, उनका सोशल स्ट्रक्चर अलग है, वो हम नहीं कर सकते। 50-60 साल 70 साल के इतिहास के बाद में हमारे को 2 चीज़ आती है। एक तो हम ब्लो अप नहीं होते हैं, हमारा पॉलिटिकल ट्रांसफ़र बड़ा पीसफुल है, बहुत पीसफुल है ना। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, वो चली गई, उसके बाद में मोदी जी की आ गई, वो 15 साल चला देंगे, फिर उनके बाद में कोई और आ गई। पीसफुल पॉलिटिकल ट्रांसफ़र ही बहुत कम देशों में होता है, तो ये हमारी बहुत बड़ी एडवांटेज है, हम ब्लो अप नहीं होने वाले कभी भी, ठीक है। ऐसा कई सारे देशों के अंदर अभी शी जिनपिंग को देखो, उन्होंने अपने सारे को मरवा दिया आसपास में। ये हमारे ऐसा नहीं होता है भाई, दोनों को एग्जिस्ट। आप मोदी जी की बुराई भी कर सकते हो, बढ़ाई भी कर सकते हो, आप आर्ग्यू कर सकते हो कि इतनी बुराई नहीं होती है आजकल, लेकिन कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी, तो हम ब्लो अप नहीं होते हैं। और एक दूसरा है कि हमारे पास में एक तकनीक है जिससे हम 6-6.5 से ग्रो कर सकते हैं। 6-6.5 का मतलब है कि हर 12 साल में डबल हो जाएगी इकोनॉमी। आप उसको अगर ब्लो अप नहीं करो और 50-100 साल ये चला लो, तो हम हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे। मनीष, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, आपकी बात यहाँ तक तो एकदम परफेक्ट है, 6-6.5 इज़ गुड वन, और हम वो उतना कर लेते हैं। अब मैं कॉन्ट्रडिक्शन देख रहा हूँ इसमें। कैसे? सरकार का ये फोकस है कि अब मेक इन इंडिया हम करें, अपने यहाँ चीज़ें बनाएं, कुछ अच्छे काम करें, जो कि अमेरिका ने 1960 में जो उसने गलती की थी वो रिवाइव कर रहा है। अब वो फाइनेंशियल सर्विस से मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, क्योंकि चीन ने उसको सबक सिखा दिया। अब भारत भी उसमें कर, भारत में कॉन्ट्रडिक्शन क्या है कि एक तरफ आपकी जो कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी आप वो चलाना चाहते हो, पैसा बांटो और खर्चा करो, अमेरिका की कॉपी। दूसरी तरफ आप मेक इन इंडिया और कौन कौन से इंसेंटिव्स देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप चाइना को भी कॉपी करो। ये 2 चीज़ें एक साथ कैसे चलेंगी? इसलिए आप अटक रहे हो। मुझे लगता है कि आपका थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे इकोनॉमी को ले कैसे जाना है आगे। या तो आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग फोकस करो, मार्जिन किल करो, स्केल अप कराओ लोगों से। हाँ, तो वो सब देखिए वो मुश्किल है, वो मुश्किल है। ठीक है ना, कई बार कि अब नहीं, हम आपकी भी उम्र हो गई, मेरी भी उम्र हो गई, मान लो इसको कि जो है वो अच्छा है। मैं तो जेनजी के लिए पूछ रहा हूँ। जेनजी को दूसरा तकलीफ है, उसको सॉल्व करनी पड़ेगी आपको। देखिए, आपको अंगूठा दिखा दिया ना, इसका मतलब है लंबा नहीं चलने वाला ये। इसको उन आप स्कूलें बेहतर करनी पड़ेंगी, है ना। आप देखिए छोटी जगहों में जाकर के, आज मैं अपने जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ जाकर के हालत अभी भी ख़राब है। तो उसको बेहतर करना पड़ेगा, गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कराना पड़ेगा। सिर्फ नैरेटिव और मीडिया पे कुछ बात करने से नहीं होगा, ये रियल हार्ड वर्क है और हम करेंगे, है ना। तो देखिए, नया शासक आता है, नया राजा आता है, वो कुछ नई चीज़ें करता है, फिर धीरे धीरे वो इनकम्बेंट हो जाता है, तो इसके बाद फिर नया शासक आता है, फिर कुछ नई चीज़ करता है। इससे हम ऊपर नीचे करके 6-6.5 पा लेंगे। नहीं, मैं आपको सेटल नहीं होने दूंगा, ये आप चक्कर में रहो। 6-6.5 देखिए, मेरा सुनो मेरी बात। नहीं, मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। 6-6.5 ना खराब नहीं है, ओके, लेकिन आप क्या अमीरों को देख रहे हो, चाइना, जापान, ताइवान, आपको लग रहा है वो अंगूर खट्टे हैं। उसका रीज़न है कि उनका सोशल स्ट्रक्चर अलग है, कन्फ्यूशियन सोसाइटी है, पॉलिट ब्यूरो रन करता है, अंडरनीथ उन्होंने पहले इगैलिटेरियन पॉलिसीज़ चलाई, हर आदमी को शिक्षित बनाया। वो सब पॉलिसीज़ इंडिया में नहीं हो सकती, वो सब नहीं हो सकती, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि हम उनसे कमज़ोर हैं, है ना, लेकिन हमारे यहाँ पे वो सब पॉलिसी, हमारा थोड़ा सा सर्वधर्म सुखाए टाइप के हम लोग हैं, संतोषी प्रवृत्ति के लोग हैं। नहीं, हमारे इंडिविजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को फिर भी लगता है, देखिए ना, ये ऐसे आज माहौल ऐसा हो गया ना नीरज, सच्ची बताऊं मैं, कि मैं थोड़ा सा क्रिटिकल साउंड करता था,
लेकिन मैं वैसे ही साउंड करता हूँ जैसे मैं पहले साउंड करता था, लेकिन आज मैं ऐसा साउंड करने लगा हूँ कि एज इफ मैं डिफेंड कर रहा हूँ गवर्नमेंट को। मैं बिल्कुल नहीं डिफेंड कर रहा हूँ। मैं यही करूँगी। एक बात कही जाती है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन आपको कुछ नया करने से रोक रही है। हाँ। मैं आपकी बात से 100% एग्री हूँ कि ये इसमें कोई बुराई नहीं, यही सब चीज़ें चली। मैं इसमें एड ऑन ये कर रहा हूँ कि किसी को, जैसे आप कंपनी चलाते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग चलाते हैं, वो अपने बोर्ड रूम में बैठ के सोचते हैं ना कि यार कुछ नया करेंगे। क्यों नहीं हम एक कंट्री लेवल पे एक विजन लेके आते हैं कि अगले 10 साल हमारा फोकस सिर्फ एजुकेशन पे होगा। हाँ। नहीं करते ना हम। प्राप्त है तो पर्याप्त है वाली थ्योरी में चले गए, ठीक है चल रहा है यार, कोई सोई जो कोई ना कोई तो कर ही लेगा, कोई सोई जो राम रची रखा है। आई वांट दिस जिंक्स टू बी ब्रोकन। इसको ब्रोक नहीं करोगे अगर आप, बात बनेगी नहीं। तो फिर अब आप ये सब करने के बाद भी मैं बता रहा हूँ, इन 12 सालों में या 25 सालों में बहुत दुनिया में ऐसे कम देश हैं जिसके अंदर 6-6.5 की ग्रोथ आई है। तो मेरा फिर बार बार इंसिस्टेंस है कि 6-6.5 की ग्रोथ खराब नहीं है, अच्छी है। 9-10 हम नहीं पा सकते, हमारा आर्किटेक्चर का इशू है। जैसे ये बिल्डिंग है ना सर, यहाँ पे 28 फ्लोर ही बन सकती है। आप चाहोगे या 10 फ्लोर और खड़ी कर दो, फाउंडेशन ही नहीं है उसकी। तो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है हमारा, कि वो हीटअप हो जाते हैं बार बार अगर तेज़ी से ग्रो करें तो चेंज करने की जरूरत है। तो वो बहुत सारी चेंज, तो इसलिए, लेकिन हम स्टेबिलिटी के साथ में 6-6.5 अगर इस रहें, जैसे अब जेनजी मूवमेंट है, इफ़ दिस, इसकी वजह से एक जो पॉलिटिकल ट्रांसफ़र अगर इवेंचुअली होगा वो अगर वायलेंट नहीं हो तो हम, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब देखिए, सोच के देखिए, एक बार आप सोच के देखिए, लास्ट पॉइंट है इसके ऊपर, कि चाइना में पॉलिटिकल ट्रांसफ़र कैसे होगा नॉन वायलेंट, आज किसी को पता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक नया राजा आया, उसने पुराने जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात लिखी हुई थी कि हर 10 साल के अंदर चेंज होगा, उसने चेंज कर दिया उसको, वो एम्परर हो गया। वो जब तक वो हैं जिंदा तब तक वही एम्परर है, शी जिनपिंग। ऐसा कैसे हो गया? आप यहाँ ऐसा कर सकते हो क्या? इंदिरा गांधी ने ट्राई किया, 2 साल में उन्होंने अपने स्टॉप लॉस लगा दिया, है ना। तो इंडिया में मुश्किल है ये। तो जो अमर्त्य सेन बोलते हैं, लगता है कि अभी यहाँ पे चेंज का कुछ माहौल बन रहा है। सी जनरली पॉलिटिकल ट्रांसफ़र का माहौल तो बन रहा है ना। जो ये सब जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं हम चारों तरफ, तो एक ही 15 साल हो जाएंगे, छोटे मोटे सिम्टम्स हैं, किसी को पता नहीं है। लेकिन इनकम्बेंट जो है उसकी पॉपुलैरिटी और उसकी जो होल्ड है पावर पे, वो वीक हो रही है। ये आप देख सकते हो। हम एनालिस्ट हैं, हमको हम कोई ज्ञानी नहीं है, अवधि ज्ञान नहीं हमको कि क्या होगा। एनालिस्ट लेवल पे आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि थोड़ा तो चरमरा रही है चीज़ें। अब वो इसको 3 साल में चरमरा जाएगी, 8 साल निकल जाएंगे, किसी को पता नहीं है। लेकिन जनरली मार्केट को इससे मतलब नहीं है कि एनडीए राज्य कर रहा है या यूपीए राज्य कर रहा है। मार्केट को इससे मतलब है कि जो ऊपर जो शासक बैठा है और जो उसकी जो होल्ड है पावर पे, वो कितनी कंप्लीट है, वो कितनी स्ट्रांग है, वो थोड़ी वीक हो रही है। वो मार्केट को नहीं पसंद है, मार्केट को पसंद नहीं आएगी। मार्केट स्टेबिलिटी चाहता है। मार्केट को ये पता है कि ग्रोथ जो है ना दिल्ली से नहीं आती है, ग्रोथ बनती है मुंबई से। करेक्ट। स्टेबिलिटी दिल्ली से आती है ना। तो दिल्ली अगर हिला, अनस्टेबल होगा तो ग्रोथ तो वैसी की वैसी रहेगी। ग्रोथ में जैसे मैंने आपको बताया नीरज, कि मोदी जी से पहले 15-20 साल और मोदी जी के 15 साल में ग्रोथ में सेम है। कमाल है ना यार, कमाल है। ये डेटा देख के ना सबको लगेगा ये क्या हो रहा है, कुछ भी कर लो वो सेम है। देवगौड़ा जी, चंद्रशेखर जी, वाजपेयी जी, मनमोहन जी, मोदी जी, ग्रोथ सेम है। क्या लेकिन फ़र्क है, दिल्ली स्टेबल है 12 साल से, तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इन्फ्लेशन नहीं है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम है ना, वॉबली नहीं है इकोनॉमी। ऐसा नहीं कि कभी बहुत तेज़ी कभी बहुत मंदी, वो सब नहीं है। इंटरेस्ट रेट्स कम है हिंदुस्तान में, 5% का बॉन्ड हो गया यूएस का, अभी हम 7 पे हैं, सिर्फ 2% का फ़र्क है। ये 4% हुआ करता था। तो मोदी जी जो है वो बॉन्ड की तेज़ी कराए हैं, है ना। अब इसको कोई देख नहीं पाता है, लोगों को लगता है क्या है, 18 के पी पे आते थे, 18 पे पी पे छोड़ेंगे तो क्या फ़र्क है। लेकिन बॉन्ड नीचे आ गया। इस इन्फ्लेशन कभी भी बहुत बढ़ा नहीं। जब 2020-21 के अंदर, 22 के अंदर इतना इन्फ्लेशन वेस्ट में बढ़ रहा था तो
तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन ठीक ठाक था। अभी मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस इतनी बड़ी हुई, लेकिन उससे क्या है, चरमराई नहीं व्यवस्था, तो दिल्ली ने स्टेबिलिटी दी हमको। तो उसकी वजह से आप एक लास्ट है कि उसकी वजह से आप जो मार्केट के पंडित अगर हैं तो आप मार्केट को भाव ज़्यादा देंगे पी मल्टीपल में, कि 100 रुपये की अर्निंग पे स्टेबल अगर रहोगे आप तो आपको 20 टाइम मिलेगा, 22 टाइम मिलेगा। और 100 रुपये की अर्निंग यानी कि 2200 रुपये में वो असेट ट्रेड होगा, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ऊपर नीचे होने वाला है, इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट, करेंसी, तो 100 के ऊपर आपको 1800 रुपये मिलेगा, है ना। तो ये फ़र्क लाए मोदी जी, स्टेबिलिटी है। लेकिन वो तो अगर ये रेजीम चेंज हुई तो स्टेबिलिटी जो है का जो प्रीमियम मिल रहा था इंडिया को वो कम हो जाएगा, वहाँ फ़र्क आएगा। और वैसे भी जब बहुत समय तक आपकी इकोनॉमी मैच्योर होने लगती है तो इन्फ्लेशन अपने आप वो है नीचे आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए शायद रिटर्न भी बहुत नहीं बनेंगे, क्योंकि नॉमिनल पे आएगा नहीं, एब्सोल्युटली इन्फ्लेशन ही नहीं है। करेक्ट। चलिए ये वाला पार्ट हम लोगों ने ले लिया। अब मेरे को थोड़ा एआई पे समझना। मेरे हिसाब से दुनिया में जो ट्रेड बन रहा है वो टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन का है, भयंकर, वो एआई के रूप में आया है। बिल्कुल। उसके क्लियर विनर अमेरिका, ताइवान, कोरिया, चाइना, थोड़ा बहुत जापान, ये वाली कंपनी बिल्कुल कंट्रीज हैं, और सारा पैसा उधर गया। हमारी आईटी कंपनी जो सर्विस कंपनी है, जिनका कोई लेना देना नहीं उस काम से, वो अब उनको गलत कहो सही करो अलग बात है। हम इसमें कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? क्या हम अभी भी वही काम करते रहेंगे जो पहले करते रहे थे? अब मैं ChatGPT चलाना आपको सिखाऊंगा या मैं कोई LLM भी बनाऊंगा? ये बताओ आप। LLM तो इंडिया नहीं बना सकते, बहुत महंगा काम है। LLM बनाना इट्स लाइक कोई कैंसर ड्रग इंडिया में बनेगा क्या? इसलिए नहीं कि हम मूर्ख हैं, इसलिए कि वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि 100 चीज़ें ट्राई करते हो तो एक सक्सीड होती है, तो बहुत खर्चा होता है ना। तो इसलिए ये सोचना भी कि इंडिया अपना खुद का फ्रंटियर कोई लैंग्वेज मॉडल बना देगा, वो बेसिकली उसको पता नहीं है मोस्ट प्रॉब्ली कि ये क्या है, ये फ्रंटियर चीज़ है। पर फ्रंटियर का मतलब समझ रहे हो आप, कि जो मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है वो मोस्ट एडवांस नेशंस ही बनाते हैं। ऐसा अचानक नहीं हो सकता कि अरे यार बांग्लादेश के अंदर कैंसर ड्रग निकल गया, वो मोस्ट प्रॉब्ली झूठ ही है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि कैंसर ड्रग बनाने में बहुत पैसा लगता है। अभी अब देखो, अभी खबर आई थी जो मॉडर्ना 176% डबल हो गया, चला, डबल एक दिन में डबल। हाँ, लेकिन उसके कितने पैसे लगते हैं, है ना। तो वो मुश्किल है, इसलिए LLM लैंग्वेज मॉडल इंडिया में नहीं बनने वाला। ओके। आईटी सर्विसेज इंडिया में, आईटी सर्विसेज जो इंडिया का बिजनेस बिल्ड हुआ ना सर, वो इस फाउंडेशन पे हुआ कि वेस्ट ने क्लाउड दिया, ठीक है। वेस्टर्न इकोनॉमीज़ को एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग कोडर चाहिए थे, वो यहाँ पे बैठ करके उनके लिए सॉफ्टवेयर बना सकते थे। तो ये अरेंजमेंट के चक्कर में हमारा बहुत बड़ा इंडस्ट्री डेवलप हो गया। अभी वेस्ट ने या चाइना ने अभी आपको लैंग्वेज मॉडल बनाया है, जो कॉग्निटिव मॉडल है, वो समझ सकते हैं। उसके ऊपर आप एप्लीकेशन लेयर बिल्ड करेंगे, है ना। कि आप हिंदुस्तान में इतना अनंत नीरज जी चेंज होने, आप तो मीडिया में हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं इस चीज़ को कि कितनी बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है ना। बट मेडिकल में हो, बैंकिंग में हो, एसेट मैनेजमेंट में हो, ट्रैवल टेक में हो, टैक्स टेक में हो, हर बिजनेस पूरा डिसरप्ट होने वाला है। तो इंडिया के अंदर वो एप्लीकेशन लेयर बिल्ड होंगी जो यूरोपियंस के लिए, अमेरिकन्स के लिए और कई अलग अलग देशों के लिए एप्लीकेशन बनाएंगे ऑन टॉप ऑफ दिस बेसिक, जिसको ChatGPT रैपर बोल सकते हो। तो बेसिकली बिकॉज इनकी वजह से सॉफ्टवेयर को बनाना आसान हो गया है। 2 लड़के मिलकर के 25 लोगों का काम कर सकते हैं, जो साल भर में होता था वो 2 महीने में फिनिश कर देते हैं, है ना। अगली बार मैं आपको ऑफिस बुलाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमारे IIT बॉम्बे के लड़के जो है कितना 5 टर्मिनल सामने हैं और अपने आप सॉफ्टवेयर बन रहा है और इतना फास्ट रैंप अप हो रहा है कि आज की तारीख में हमारे बिजनेस में ऑडिट हो, अकाउंट्स हो, हमारे बिजनेस में NAV की कैलकुलेशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन पे आउट हो, अंडरराइटिंग हो, पूरे के पूरे जो है सेल्फ बिल्ट 1 साल के अंदर हमने पूरा बिल्ड कर दिया है ना। तो इसका मतलब है कि ये सारी एप्लीकेशन लेयर्स इंडिया बनाएगा होपफुली, है ना। विच आई एम अगर IT सर्विसेज के अंदर क्लाउड के ऊपर एप्लीकेशन लेयर बना करके SaaS का बिल्ड आउट हुआ इंडिया में, सॉफ्टवेयर एज सर्विस का। सिमिलरली AI एज सर्विस जो है वो इंडियंस बिल्ड आउट करेंगे, जो अपने सामने आज IIT बॉम्बे देख रहे हैं। कई सारे बच्चे काम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, नई चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ये व्यू है नीरज जी कि 100 ऐसी कंपनियां आज वो जन्म ले रही है जो अगले 10 साल में यूनिकॉर्न होंगी, ओके, है ना।
वो इंडिया पैदा करेगा। तो इंडिया जैसे डुअल इंजन इकोनॉमी है, आज की तारीख के अंदर इंडिया में इतना रिमार्केबल काम हो रहा है उस एप्लीकेशन लेयर पे कि इससे वो सब चीज़ें डेवलप हो गई। आज 2014 के अंदर इटर्नल नहीं था, ये सब बॉडी कॉल जोमेटो ये सब नहीं थे, ये सब अभी आए हैं 12-13 साल में। और लोगों कितनी बड़ी बड़ी लाख करोड़ कंपनियां बन गई हैं। सेम चीज़ आज एप्लीकेशन लेयर के ऊपर बहुत सारे बिल्ड आउट होने वाले हैं, जो कुछ लोग बैंकिंग को ऑटोमेट करेंगे। जैसे HDFC बैंक में लाखों लोग हैं, शायद 10 साल बाद में HDFC का साइज 3 गुना 4 गुना होगा, लेकिन नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन HDFC में एक्चुअली भी हाफ और 1/3। वो कौन करेंगे? हमारे लड़के करेंगे। और ये जो लड़के HDFC बैंक के लिए क्रिएट कर पाएंगे, वो यूरोपियन और लैटिन अमेरिकन बैंक के लिए भी क्रिएट कर पाएंगे। जो पेलेंटियर का मॉडल है फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर का, वो इंडिया मेरे ख्याल से मैसिवली बिल्ड करेगा। तो मैं जैसे थोड़ा ग्लास हाफ भी फुल है ना, थोड़ा एम्प्टी भी है, तो मंदी भी है, तेजी भी है। हम LLM नहीं करने वाले नीरज जी, लेकिन हम उसके एप्लीकेशंस करेंगे। हम एप्लीकेशन करेंगे, और इसलिए लिगेसी कंपनीज कुछ नहीं करेंगी। लिगेसी में दिक्कत है, नई कंपनीज आ करेंगी जो बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। ये अब देख रहे हैं ना, देखो इतना एकदम क्लियरली नहीं है, लेकिन लार्ज कैप स्ट्रगल कर रहा है। मिडल लार्ज, वो उसके वजह ये नहीं है, लेकिन ये 10 साल तक होने वाला है कि छोटी कंपनियां बड़ी होती चली जाएंगी और लेगेसी कंपनी स्ट्रगल करेंगी। आपको क्या लगता है कि ये बड़े बैंक जैसे PSU बैंक थे, उनके वो इतने बड़े बड़े थे, उनके सामने HDFC ICICI इतने बड़े बड़े बन गए क्योंकि उनका मार्केट शेयर लॉस हो गया। सिमिलरली अब HDFC ICICI बैंक जो है, इनका मार्केट शेयर लॉस, वो फिनटेक खा जाएंगे इनको, राइट। नए एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पुरानों को खा जाएगा, क्योंकि जहाँ पे लाख लाख लोग बैठे हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना, उनका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को रिप्लेस करके नए सिस्टम्स बनाना, ये मुश्किल है ना। तो इसलिए मेरे ख्याल से एक नया रीजनरेशन होने वाला है इंडिया में वेल्थ का। इसमें हमको सेक्टर आपसे समझना, लेकिन उससे पहले एक सवाल मुझे ये समझना है कि FII भारत में फिर क्यों पैसा लगाएगा? इंडिया में नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा। पिछली बार भी बात हुआ था, इंडिया के अंदर पिछले 10 साल से FII ने नहीं लगाया है, अगले 10 साल में भी पैसा नहीं लगाएगा। उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया है। पूरी दुनिया का पैसा नीरज एक जगह खींच रही है, सौंख रही है उसको, वो है US। वो अजीब ही देश है, उसको $1 ट्रिलियन का AI कैपेक्स करना है हर साल, है ना। वो भी बढ़ता ही जा रहा है, कोई एंड ही नहीं है। जो 20-30-40 बिलियन डॉलर नहीं था 4 साल पहले, मतलब वो अजीब ही लोग हैं। वो मेरे ख्याल से इसीलिए वो हैं जो हैं इतना डोमिनेट करते हैं। वो डेटा सेंटर, डायसन स्फीयर, AGI बिल्ड, पूरा का पूरा उनको लग रहा है कि सब कुछ एंथ्रोपिक ही कर देगा। एंथ्रोपिक डारियो का एक छोटा सा इंटरनल कमेंट के ऊपर ट्विटर पे फाइट चल रही है, आपने देखी होगी। एक लीक हुई उसकी बात कि देयर बी ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड। यस यस, देखा आपने उसको? डर लगता है सब सुन करके, पगला गए हो आप। लेकिन अगर आप क्लॉड पे काम करेंगे तो आप मतलब क्या हो रहा है, आप क्लॉड इन एक्सेल पे काम करेंगे, आप बोलो वहाँ पे बाजू के अंदर लिख के दो कि भाई तुम ये पर्टिकुलर बैंक का मेरे को पूरा फाइनेंशियल मॉडल बना के दे, वो ढूंढ ढांड करके पूरा एक्सेल मॉडल बना देगा। आपने देखा है? हाँ। अब उसको जूनियर एनालिस्ट 4 दिन लगते थे उसको बनाने में। करेक्ट। ये कुल मिलाकर के मैंने $5 खर्चे किए टोकन्स के ऊपर, ये बना देगा। $5 भी नहीं, $1 खर्चा किया। ये क्या है? ये क्या है? तो वो आदमी जो ये बना पा रहा है, वो ये सोच पा रहा है कि कल को बैंक के अंदर आदमी नहीं चाहिए, वेल्थ मैनेजमेंट में आदमी नहीं चाहिए, मेडिसिन में आदमी नहीं चाहिए। क्यों चाहिए एक डॉक्टर? आप देखिए आज एक आपका भी ये करते होंगे कि पहली बार आपका कुछ रिपोर्ट आया, सबसे पहले ChatGPT में बोला भाई क्या है बता दे। वो इतना प्यार से पूरा समझाएगा। अभी मेरे मम्मी के फ्रैक्चर हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। वो सुबह से शाम तक आपको क्या लगता है कि ये कंप्रेशन फ्रैक्चर कितने दिन में ठीक होगा? वो हमसे ज़्यादा उनसे बात कर रही है, बोले अच्छा डॉक्टर है, फ्री में। तो ये पूरा जो ट्रांसफॉर्म होने वाला है, मेडिसिन पूरा ट्रांसफॉर्म होने वाला है। ये लंबी लंबी लाइनें जो लगी है डॉक्टरों की, बंद हो जाएंगी। नया लेकिन सोचने का तरीका है। एक लड़का को आज जो अगर आपके माध्यम से एक बिजनेस ये होगा कि नर्स जो है वो जिस तरह से स्विगी है, वो एक बिजनेस ऐसा डेवलप होगा कि इंडिया के अंदर नर्स आपके घर आएगी, ठीक है, ChatGPT और या इसका कोई रैपर बनाएगा कोई मेडिसिन का, वो डॉक्टर होगा, वो बोलेगा इनका टेम्परेचर लो, इसका BP लो, इसका शुगर लो, और कुछ मार्क वाक तो नहीं है पीछे, और एक CBC के लिए ब्लड ले लो, और वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। तो नर्स प्लस रैपर ऑन ChatGPT इज इक्विवेलेंट टू अ फिजिशियन।
तो ये आप 10 साल बाद सोचेंगे यार ये तो नीरज जी और मनीष ने बात की थी इस बारे में कि बिजनेस बिलियन डॉलर का बिजनेस बन गया। एक्चुअली इट्स हैपनिंग इन यूएस, इट्स हैपनिंग इन चाइना एक्चुअली मोर देन एनीथिंग एल्स। बट इंडिया में रेवोल्यूशन आने वाला है इस संबंध में, बिकॉज इंडिया में क्या है सर, हर जगह कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है। आप शाम को सर फिजिशियन के पास चले जाओ, ओहो लाइन लगी हुई। आप कितने पैसे हो आपके पास में, सीरियसली लाइन आपको 1 घंटा उस डॉक्टर के पास 50 लोगों के बीच में, आपको वायरल है लेकिन वहाँ पे उस दिन बैक्टीरियल भी हो जाता है इन्फेक्शन। ये तो है। और यूएस में जो हो रहा है ना, उसकी यहाँ लोग अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आप शाम को क्या खाना खाएंगे, ये आपके लिए पहले से तैयार है। आप सोच के हैरत हो जाओ कि इसको कैसे मालूम है, क्योंकि उसने आपको पूरा गेज कर लिया है, सारी चीज़ें उसके पास हैं। आप नेक्स्ट क्या सोचने वाले हैं उसको मालूम है, तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना। पर्सनल असिस्टेंट है। प्रॉब्लम सिर्फ इसमें एक ही क्या है कि वो कुछ समय आपको खुश करने, आपको चमचा बन जाता है। हाँ। इस मॉडल की तो बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है एआई की कि वो आपका चेला हो जाता है। नहीं, आप उसके मेटा इंस्ट्रक्शन में जाके बोल दो कि तुम मेरा चमचा नहीं बनेगा। उसको ये बार बार रिमाइंड कराना नहीं, ऊपर मेटा एक इंस्ट्रक्शन है पीछे, उसमें डाल दो आप कि तुम मेरे चमचा नहीं बनोगे, तुम मेरे क्रिटिक बनो। यस, तो आपका क्रिटिक ही रहेगा हमेशा, कि वो आपको खुश करने वाली बातें बताएगा। ये नहीं चाहिए अपने को। तो खैर, अब ये परिस्थिति को आप यहाँ इंडिया में ट्रांसलेट करिए, भयंकर जॉब प्रॉब्लम होने वाली है। yes. तो फिर 6.5% कैसे बनेगा? फिर वही बात है। वो बनेगा कैसे? हमको है तरीका। अभी हम बोलेंगे कि हम हर आदमी को हिंदुस्तान के अंदर बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को आप अगर अडॉप्ट कर लें और ठीक से एग्जीक्यूट करें, तो हर आदमी को, गांव में एक छोटे से छोटे आदमी को आप बेस्ट इन क्लास, जिस तरह से हमने क्या किया, देखिए मोदी जी आए, उन्होंने जैम किया 2 साल बाद में, है ना। करेक्ट। मोबाइल है हर आदमी के पास में, हर आदमी को बैंक अकाउंट दे दिया। ठीक है, कितनी आसान चीज़ थी, 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी कि आपको और आपका आधार से लिंक कर दिया उसको। तो आपको अगर 1000 रुपये मेरे को देने हैं हर 3 महीने में, तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। मैजिक है वो। आज आपको लगता नहीं है मैजिक, लेकिन 15 साल पहले के इंडिया के अंदर ये इमेजिन ही नहीं कर सकते थे। हर आदमी का बैंक अकाउंट है, उसको आपने डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया। आज वो उस मैजिक की वजह से इंडिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन में जो लीकेज होता था गवर्नमेंट का, वो बहुत कम हो गया। आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हो, इसीलिए लाडली बहना, ये बहना अंकल, ये सब आ गए चालू, वो एक्सेसेस हो गए। सिमिलरली ये चीज़ एआई एजुकेशन में होएगी कि हर बंदे का एक पर्सनल ट्यूटर होगा। हर बंदे को आपको एक देना है ना, हार्डवेयर, बेसिक हार्डवेयर। वो पर्सनल ट्यूटर होगा, आपकी ज़िंदगी भर आपको ए फॉर एप्पल से लेकर के और आपका एडवांस व्हाट डू कॉल मेडिकल सब आपको सिखाएगा। आपकी क्यूरियोसिटी इज़ द ओनली थिंग यू नीड टू ब्रिंग, एवरीथिंग एल्स इज देयर इन दिस बॉक्स। एजुकेशन के अंदर जो यूएस को $100 of billions लगे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, आज इस टेक्नोलॉजी की वजह से हम लीप फ्रॉग कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास इतने डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की वजह से हर आदमी को हम पर्सनल डॉक्टर दे सकते हैं। हर जगह, बैंकिंग हो, वेल्थ टेक हो। आज जैसे हमने एक एजेंट बनाया है, वो आप हमसे उससे बात करो, उनका नाम मोनिका जी हैं। आप मोनिका जी से बात करो, वो घंटा भर आपसे बात करेंगी, आपको बताएंगे कि आप हमारे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन वो ऑनेस्ट भी है, साथ के साथ वो आपको बता देंगे कि नहीं, आपके लिए उपयुक्त नहीं है। आज इतना आसान हो गया है कि मोनिका जी घंटा भर दे सकती हैं आपको टू एक्सप्लेन कि नीरज जी आपको इस फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। करेक्ट। और सारे क्वेश्चन का आप ऑनेस्टली आंसर देगी। ये हो सकता था क्या आज के 2 साल पहले? तो मेरा पॉइंट ये है कि इंडिया 6-6.5 कैसे पाएगा, उसका बता रहा हूँ मैं आपको। ये हम कर लेंगे, ये सब चीज़ें हम कर लेंगे। बहुत समझदार लोग हैं हम। बाहर से ये सब जो टेक्नोलॉजी है एकदम एविडेंट है, ये हम कर लेंगे। उस वक्त आप बोलोगे यार इलन मस्क ऑप्टिमस बना रहा है, चाइना के अंदर यूनिटी रोबोट्स बन रहे हैं, हम वो क्यों नहीं बना रहे हैं? उसकी वजह से वो तेज ग्रो करेंगे, हम कम ग्रो, हम फिर भी 6.5 करते रहेंगे। हमेशा पीछे रहेंगे। नहीं पीछे नहीं है। लेकिन वो क्या है कि वो बमबारी हो जाएगी वहाँ पे 5-10 साल 15 साल में। तो वो क्या बोलते हैं कि हमारे मारवाड़ी में कि खाओ नहीं तो ढोलो। इसका मतलब आप वेट करो कि जो आर्ट ऑफ वॉर है ना, उसमें रियल आर्ट ऑफ वॉर इज दैट यू अलाउ एनिमी टू ब्लो अप। इसलिए हम पेशेंटली विल वॉच। ओके, तो हमने इकोनॉमी बात कर ली, यूएस पे बात करी, एआई पे बात करी। अब हमें सेक्टर समझना है, थीम समझना है, जहाँ मैसिव डिसरप्शन आने वाले हैं। एक तो बैंक आपने बताया कि इसमें बड़ा आएगा, और इसमें इनकम्बेंट
लूज बचेंगे ये? बचेंगे सर, लेकिन क्या है, स्ट्रगल है ये। इन लोगों को स्ट्रगल है, इनकम्बेंट्स का, बिना नाम दिए हुए, लेकिन एक जो बैंक एडवांस्ड, फ्रंटियर, बेस्ट इन क्लास, ऐसा लगता था कि बस यही हम सब उन बैंकों के पास चले गए, आईओबी को छोड़ करके या बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ करके वो बैंक ऑफ इंडिया हो गए हैं, है ना। वो ब्यूरोक्रेटिक हो गए हैं, उनकी वेबसाइट चलती नहीं है, हर चीज़ स्लो है। उनके सामने अब नई चीज़ें पैदा हो रही हैं जो आपको बेस्ट इन क्लास सर्विस फ्यू मिली सेकेंड्स के अंदर दे रहे हैं, है ना। तो एज वी स्पीक कई सारे ऐसे फ्रेंचाइजेस बिल्ड हो रहे हैं जो छोटे छोटे से हैं। कोई 5,000 करोड़ मैनेज कर रहा है, कोई 10,000 करोड़, कोई फिनटेक कर रहा है, वो मैनेज कर रहे हैं। आप जैसे क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है, तो आप क्रेडिट कार्ड बैंक से लेने जाएँ तो उसमें आपको जो समय लगता है वर्सेस एक फिनटेक से उसी भाव पे, वन ऑफ द फिनटेक दैट वी लेंड टू, उसी भाव से फ्यू मिली सेकेंड्स के अंदर वो आपको पैसा दे देगा। वो आपसे पूछता है कि आप अकाउंट एग्रीगेटर का एक्सेस दो, सारा का सारा डेटा वो 1 सेकंड में स्कैन करते हैं और आपका सिबिल या ब्यूरो स्कोर निकालते हैं, आपका जो पोटेंशियल अमाउंट आपको मैं दे सकता हूँ वो असेस करते हैं और आपको बोलते हैं आपको पैसा चाहिए 10 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, आप बोलते हो यस, ट्रांसफ़र। ये सब जो है वो कुछ मिनटों में हो जाता है, जबकि एक बैंक से क्रेडिट कार्ड या बैंक से पर्सनल लोन के अंदर आपको चप्पल घिस जाएगी आपकी। तो बेसिकली नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके और इवेंचुअली कस्टमर सर्विस बेटर। कौन सबसे तेजी से कर रहा है? नहीं, कुछ बैंक हैं जो मिड साइज बैंक है वो अच्छा कर रहे हैं, नाम अपन पहले बात किया है। सेक्टोरली बैंक कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ बैंक कर रहे हैं, बहुत सारी फिनटेक्स कर रही हैं, कुछ एसेट मैनेजमेंट कर रही हैं, है ना। बाकी कई सारी सर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़े ग्रुप में काम करता था, है ना, बिरला म्यूचुअल फंड में। तो अब क्या है कि वहाँ पे अगर वो फर्म या इस तरह के बहुत सारे म्यूचुअल फंड वो अगर एआई को अडॉप्ट कर दें तो उनके नंबर ऑफ पीपल वर्किंग देयर, है ना, विल हाफ, मार्जिन बढ़ जाएगा उनका। या तो मार्जिन बढ़ जाएगा या फिर कस्टमर को वो 2% चार्ज करने की जगह 1.5 करेंगे, तो इससे कस्टमर का एक्सपीरियंस इंप्रूव हो जाएगा, है ना। तो कई सारे म्यूचुअल फंड्स ये ट्राई कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर दें। मैं अब छोटी सी बात बताता हूँ, हमारे कंपनी में हमारे अकाउंट्स रोज़ क्लोज होते हैं, क्योंकि अब जब सारा डेटा एक ही जगह है ना, खर्चा कितना हुआ, इनकम कितनी हुई, सब अगर एक जगह पड़ा हुआ है तो आप उसको वायर करके आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पीएनएल रोज़ क्यों नहीं बना सकते हो और हर एंट्री को आप ऑडिट कर सकते हो, पॉसिबल है। तो हम कर रहे हैं, तो हमारा रोज़ ऑडिट हो रहा है, रोज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं, है ना। तो ये जो काम एक सीए करता था और आपके 15-20 लाख रुपए चार्ज करता था साल के, अब उसका काम बहुत कम हो गया। लेकिन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर इसको अडॉप्ट कर दे तो उसके पास में प्रोडक्टिविटी फ्रंटियर के अंदर चला जाएगा वो, कि वो बहुत सारा काम बहुत कम लोगों से कर पाएगा। मायना ये है कि कोई भी सर्विस इंडस्ट्री या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो बहुत सारा बैक ऑफिस काम था, मिडिल ऑफिस काम था, जिसमें बहुत सारे लोग भरे हुए थे, उसको फर्स्ट प्रिंसिपल कोई सोच करके अगर उसको ऑटोमेट करना चाहे आज की तारीख में नीरज, तो बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया है ना। तो इसलिए ये सब चीज़ें अक्रॉस द इंडस्ट्रीज जो हैं, कुछ लोग अडॉप्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। जो अडॉप्ट करेंगे, एफिशिएंटली उसको बिल्ड आउट करेंगे, वो मेजर विनर होंगे। और लार्जली सर्विस सेक्टर में होगा, सर्विस सेक्टर में ज़्यादा होगा, क्योंकि सर्विस में तो आदमी ही सिर्फ काम ही सिर्फ आपका मोबाइल लैपटॉप पे है। आप क्या करते हो, मेल खोलते हो, यहाँ से ये कुछ चीज़ निकालते हो, वहाँ से नंबर निकालते हो, फिर एक एक्सेल में भरते हो, फिर किसी और को भेजते हो। ये सब काम तो ऑटोमेट हो सकता है। जो चीज़ भी कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने हो सकती है ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऑफकोर्स बड़े बड़े लोग बोलते हैं, वो सब कुछ 100% कैन बी डन बाय एजेंट, एआई एजेंट। एक मज़ेदार बात बताता हूँ आपको। एक छोटे से देश में ट्राई किया गया कि क्या कोर्ट में हो सकता है कि, बिल्कुल, अब देखिए बहुत बड़ा हुआ है। और हुआ कैसे हुआ? क्योंकि जो कोर्ट में फैसला होता है, जज क्या देखता है? जज देखता है एविडेंस, और एविडेंस एक डेटा है, एआई डेटा पे चलता है। बिल्कुल। तो उसमें एक केस लड़ा गया और एआई से फैसला हुआ। बिल्कुल। सब तरफ से कोई लॉयर नहीं था वहाँ पे, वो आर्गुमेंट भी एआई दे रहा था और जज भी एआई था। उसका जो डिसीजन आया उसको बैक टेस्ट किया गया ह्यूमन वाले। उसने कहा यार इससे बेटर तो डिसीजन हो ही नहीं सकता। तो जहाँ पे भी डेटा है वो तो गया, उसको तो कोई बचा ही नहीं सकता। बिल्कुल। क्योंकि आप एआई से अच्छा डेटा कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। सबसे बड़ा डेल्टा, कॉर्पोरेट छोड़िए, सबसे बड़ा डेल्टा बिकॉज ऑफ एआई टेक्नोलॉजी इज गवर्नमेंट।
100% ऑफ द गवर्नमेंट, सिर्फ बायसेस जो हैं कि आपका जजमेंट वाला काम है ना, वो लीडर करेंगे। उसके अलावा एवरीथिंग विल बी डन। पॉलिसी है आपकी, उस पॉलिसी को रीड करना है, उस पॉलिसी को इन्फोर्स करना है। आपने एप्लीकेशन डाली, उस पॉलिसी के तहत अगर है तो ऑटोमेट अपने आप आपको अप्रूव कर देगा और डिसप्रूव कर देगा। तो गवर्नेंस है ना, वो इम्प्रूव हो जाएगा ड्रामेटिकली। तो मेरे ख्याल से एक एक चीज़ अगर आप देखेंगे, जहाँ क्योंकि मोस्टली 65% सर्विस की इकोनॉमी है, 14% सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, तो बहुत छोटी सी है। सर्विस इकोनॉमी पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये जो पेन है, जैसे पासपोर्ट आज को आप 2 दिन में मिल जाता है तो आपको लगता है यार गजब हो गया, क्योंकि मैंने पहली बार जब पासपोर्ट लिया तो 3-4 महीने लगे थे जयपुर में। आजकल तीसरे दिन लगता है यार क्यों नहीं आया, है ना। तो ये सब गवर्नेंस, क्योंकि हर चीज़ अगर पीछे ऑटोमेट कर दिया आपने, एल्गोरिदम लिखा हुआ है कि भाई एक्चुअली चेक क्या करना है, तो अगर खट चेक करके आप तुरंत दे दो। तो गवर्नेंस हो, मेडिसिन हो, एजुकेशन हो, BFSI हो, वेल्थ बिजनेसेस हो, IT सर्विसेज हो, कोडर। आप सोचिए, आप 2 बच्चे, मेरा बेटा काम करता है सामने IIT बॉम्बे के अंदर, उसकी कंपनी है, 6-7 लोग मिल करके बेसिकली वो सब कर पाए हैं जो मोटा मोटी लगता है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि 10 साल लगते थे 50 लोगों को की कंपनी को, यानी कि 500 मैन ईयर्स जो लगते थे वो बेसिकली 6 लोग मिल करके पिछले 1.5 साल में कर लिए हैं, है ना। तो ये सारा इतना भयंकर चेंज होने वाला है, और हर चीज़ कोड हो जाएगा। आपका पर्सनल इनकम टैक्स फाइल करना, आपका एक्सपेंस मॉनिटर करना, हर चीज़ जो है वो एक सिंगल एजेंट रहेगा आपके मोबाइल पे। इतनी सारी जो ऐप्स हैं, आप सिर्फ बोलोगे कि भाई मेरे लिए ऑर्डर कर दे, तो रैपिडो में जा कर के वो करके आ जाएगा। तो एक सिंगल, हर आदमी का एक एजेंट होगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अगले 10 साल में अगर आप इधर जाओ, बाहर जाओ पवई में, तो हर तीसरी-चौथी दुकान जो है वो मोबाइल वालों की है, जो ठीक करने वालों की। तो मेरा एक आर्ग्यूमेंट है, थोड़ा सा अतरंगी है तो काट देना अगर आपको पसंद नहीं आए तो। मेरा आर्ग्यूमेंट है कि हर तीसरी, चौथी, पांचवी दुकान जो है कि एक सॉफ्टवेयर वालों की होगी, जिसमें 2 आदमी के बैठे रहेंगे इंजीनियर। नीरज जी उनके पास जाएंगे, यार ये मेरे लिए ना टैक्स वाला एक छोटा सा मेरा बना के दे दें। वो आपको पूरा बना करके आपके मोबाइल पे डाउनलोड कर देगा। आप उसी के थ्रू बात करो, आपका टैक्स सीधा वहाँ से हो जाएगा। कई सारी चीज़ें तो मैक्रो लेवल पे हो जाएंगी, कई सारी चीज़ें जो वायरिंग जिसको बोलते हैं ना, छोटी मोटी वायरिंग, वो वहाँ पे होगी 100% होगी। तो इसलिए फिर आप बोलो 6-6.5 कैसे आएगा? नहीं, ये सब करेंगे ना हम 6-6.5 के लिए। कितने लोगों के लिए करेंगे? क्वेश्चन ये है मेरा। वो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब शायद थोड़ा भी समय लगेगा। देखो 70-80% लोग हिंदुस्तान के अंदर एग्रीकल्चर में थे, ठीक है। तो ये सोचते थे यार ये लोग निकल जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो सबको कैसा लगा कि यार इससे ये मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग में तो गए नहीं, ठीक है। थोड़े बहुत IT सर्विसेज में गए, बाकी कोई पंचर बना रहा है, कोई पकौड़े तल रहा है, कुछ कर रहा है। लेकिन जो फ्रंटियर है ना नीरज जी, वो इतना तेजी से भाग रहा है। जो अपना 2, 10 और 90 वाला इक्वेशन है वो चेंज नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा ना चेंज। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, रील बना रहे हैं सारे लोग देश में, बस कमोडिटाइज कर दिया रील बना। अब जो आदमी वही रील बना रहा है। करेक्ट, आई एग्री। तो वो जो इक्वेशन है कंसंट्रेशन वाला इशू, वो चेंज नहीं होने वाला, वो और बढ़ेगा, मुझे लगता है। तो रियल प्रॉब्लम शायद दिल्ली वालों के लिए ये होती कि कंसंट्रेशन कैसे बैलेंस किया वो जेनजी जो मूवमेंट है, एग्जैक्टली इफेक्टिवली रिफ्लेक्शन है इसी चीज़ का, कि इतना कंसंट्रेशन हो गया है कि एक आम आदमी के लिए सोचना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो अब बनाइए पोर्टफोलियो इस बैकड्रॉप पे जो हमने इतनी देर तक चर्चा की है कि अगर 100 रुपये मुझे लगा तो मैं 100 रुपये US में क्यों लगा दूँ, यहाँ क्यों लगाऊँ मैं? आपको ना मैं बताऊँ कि US में आपको लगाने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सर ऐसा हो गया है, धीरे धीरे बंद होने वाला है। उसका वजह यह है नीरज जी कि ये दुनिया जो ट्रांसपेरेंट बॉर्डर, पोरस बॉर्डर, कि यहाँ से पैसा वहाँ लेके जा सकते हो, वहाँ का पैसा आप यहाँ लेके आते हो, वो बंद हो गया है ना। पैसा, गश ऑफ लिक्विडिटी इज गोइंग टू द US। हमारे पास में एक चीज़ की बहुत बड़ी कमी है, वो है डॉलर। हम करंट अकाउंट डेफिसिट रन करते हैं। तो इस माहौल के अंदर अभी RBI ने FCNR भी किया, उसके अंदर बाहर से बोरो करके लाए, इफेक्टिवली गवर्नमेंट बाहर से बोरो करके लाई है ना, इतना पैसा। ये हालांकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम है, आपके ऑडियंस को ना शायद समझ में नहीं आए तो आप छोटा सा एक्सप्लेनर डाल देना इसके ऊपर, लेकिन इतना कम होने के बावजूद भी बाहर से पैसा लेने पड़ा हमको। तो ऐसे माहौल में जब आप पैसा दे करके लोगों से बाहर से पैसा ला रहे हो, है ना,
इस माहौल में आपको लगता है कि हम आपको अलाउ करेंगे कि यहाँ से चले जाओ बाहर? अभी है अलाउ, धीरे धीरे बंद होने वाली है, ये किवाड़ बंद होने वाले हैं, है ना? LRS ये सब बंद होने वाला है सर। पक्का? मतलब आप अगली बार अपन फिर से जून में बैठेंगे तो बंद होगा, तब तक बंद हो चुका होगा या बंद होने की कगार पे होगा। ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ नीरज, ये बहुत डिफिकल्ट हो गया है। आप देखो इतने सारे केसेस चल रहे हैं चारों तरफ कि आप पैसे क्यों लेके गए। ये सब तरीके हैं सरप्टेशियसली इस चीज़ को रिले करने के आम आदमी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो बताओ। हाँ, ये ओडीआई रूट वगैरह से जो पैसे, नहीं बहुत मुश्किल होने वाला है। इसलिए हिंदुस्तान का एक आम आदमी को, जो आपका ऑडियंस है, उसको बोलेंगे डॉलराइज कर दो। मैं तो हमेशा आपको कितने समय से बोल रहा होता हूँ कि एक अमीर आदमी को हमेशा अपनी नेटवर्थ डॉलर में कैलकुलेट करनी चाहिए, है ना? लेकिन ये अपॉर्चुनिटी अपने एवरेज ऑडियंस के पास नहीं है। एज इट इज़ जिसके पास है उसके लिए भी किवाड़ बंद होने वाले हैं। तो इसलिए आपको देखना भी इंडिया ही पड़ना पड़ेगा। और इतने सारे अब ये लोग आ गए हैं अपने ट्विटर के ऊपर, टीवी में, जो पुराने वो बोल रहे हैं कि नहीं बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसलिए भी अलर्ट अबाउट, है ना? तो इसलिए इंडिया में रखने का है, ठीक है? इंडिया में पैसा रखने का है। किधर? अच्छी बात यह है, मोटा ऊपर से चालू करते हैं। मोटी बात यह है कि पिछले साल अपन ने बात किया था कि ये गुनगुना है, कुछ नहीं होने वाला, पैसा नहीं बनने वाला, बिकॉज मार्केट थोड़ा सस्ता हो गया है ना? बट फिर भी इस कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि एआई की थ्रेट है, चाइना की थ्रेट है, डेमोग्राफिक की थ्रेट है, बहुत सारे इशू है, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस है, उसकी वजह से कुछ अनाप शनाप तो पैसा बनने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप 10-11% से ग्रोथ, देखो 6-7 का ग्रोथ करते हैं, 10-11 का हम इक्विटी मार्केट से आपको रिटर्न देंगे। क्या आपको मंजूर है 10-11? अगर मंजूर है तो आप इक्विटी में पैसा डाल सकते हो। आप ऑन एवरेज धीरे धीरे 10-11 आपको अगर 10-15 साल का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप डाल सकते हो। तो मोटा मोटी निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, BSE 500 कहीं पे भी डालो, जो अच्छा फंड मुझे लगे उसमें डालो। 10 पकड़ के चलो, 10-11 का बनेगा आपको पैसा। जो 12-13 बनता था 25 साल में, अब 10-11। ये 15-20 का जो कहानी हम लोगों ने गढ़ा है ना, वो हमेशा झूठ था, है ना? क्योंकि 15-20 आपको, जब आप बहुत नीचे माल खरीदते हो मार्च 2020 में 8,000 की निफ्टी में, तो 15 बनता है ना? अदरवाइज देखिए 2019 के अंदर 12,000 था, 2026 आ गया, 6 साल बाद में 12,000 का चॉइस ही हुआ है ना, डबल ही हुआ है 6 साल में, यानी कि 12% ही बना है। और 1-1.5% का व्हाट यू कॉल डिविडेंड, तो 13 बना। 2000 से भी शायद मोटा मोटी कैलकुलेट करोगे तो 13 ही बनेगा। तो 12-13 का भाव था सर पहले, अब हो गया है वो 10-11। उसका रीज़न है कि इन्फ्लेशन जो है वो कम हो गया है। 6-7 की इन्फ्लेशन जो है 5-6 हो गई है। देखिए कितनी अमेजिंग चीज़ है कि ये जो मोटी चीज़ें हैं ना वो हिलती नहीं है। यही तो मेरा प्रश्न है बार बार। ये नहीं हिलती है, ये मतलब कितना भी हिलाओ नहीं हिलती है ये। वो इतना स्टैटिक है। आपकी ग्रोथ सेम है, इन्फ्लेशन मैच्योर हो गया है तो 5% ले लो, 11 ले लो। हाँ, तो इतना तो इसका मतलब है कि आप डॉक्टर हो, डॉक्टरी करो, मार्केट में 10-11 मिलेगा। इतना माथा मच्छी मत करो। नीरज जी को देखो लेकिन इतना मत ऑब्सेस हो कि मैं कई तरीका है कि डबल हो जाए पैसा, वो नहीं होने वाला। वो स्नेक ऑयल है, मतलब हम जो बेच रहे हैं ना कई सारे हम फंड मैनेजर लोग, हम डबल कर देंगे वो मुश्किल। तो ये 10-11 के लिए आपने भी कहा कि सर्विस में जो टेक यूज कर रहे हैं, IT नहीं 10-11 तो आपको बेस केस है, बेस केस कि निफ्टी के अंदर या BSE 500 में आपका 10-11 शायद 12 भी बन जाए, 10-11 बनेगा। अब आप ज़्यादा समझदार हैं तो आपको बहुत सारी तरीके हैं कि कुछ नया करें। तो अभी विद इन मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सर्विस में ज़्यादा पैसा बनेगा। सर्विस के अंदर इनकम्बेंट लूज करेंगे, नए लोग ज़्यादा पैसे बनाएंगे। नए लोग में भी जो लोग AI नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। तो आप बॉटम अप आते आते मैं यहाँ तक तो नहीं पहुँचूंगा कि HDFC लेना है या IDFC बैंक लेना है, वहाँ तक तो अपनी बात ही नहीं, क्योंकि इससे भी मारता है। करेक्ट। तो यहाँ ऊपर तक ऐसे जाएंगे कि देखिए पहली बात तो जो डर का माहौल था कि नहीं यार ये तो, जिसकी वजह से 2 साल तक पैसा नहीं बना, इस बारे में हमने कई बार बात करी कि क्यों नहीं बनेगा। लेकिन अब वो आप उस डर से निकल सकते हो कि शायद थोड़ा बहुत पैसा बनेगा, क्योंकि मार्केट चीप नहीं है लेकिन ठीक ठाक हो गया है। अर्निंग्स थोड़ी बहुत आ गई हैं, पिछले क्वार्टर के अंदर ठीक ठाक अर्निंग आई है ना? माहौल इतना अच्छा भी नहीं है कि तेज़ी से कुछ एक्सेलरेट हो जाए, लेकिन इतना ख़राब भी नहीं है, क्योंकि FCNR की वजह से बहुत सारा इंडिया के अंदर पैसा भी आ गया है। बैंकों का स्ट्रेस भी थोड़ा कम होने वाला है ना? ये आत्मनिर्भर भारत जो हम इतने सालों से चला रहे हैं, कुछ चीज़ें हम अच्छी कर रहे हैं। डिफेंस में थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, केमिकल के अंदर काम अच्छा हो रहा है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर तो खैर अच्छा हो ही रहा है। IT सर्विसेज जो बहुत बुरी हालत थी, वो भी इस क्वार्टर का रिजल्ट ठीक ठाक ही आया है, क्योंकि करेंसी डिप्रिशिएट हो गया है। तो उसकी वजह से 10-11 आ जाएगा आपका, मुझे लगता है। वहाँ से चालू करेंगे तो आप डरना नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा बनेगा। उसके बाद में अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो सर्विस में ज़्यादा पैसा बनेगा वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग। विद इन सर्विसेज में इनकम्बेंट की जगह
न्यू लोगों में ज़्यादा पैसा बनेगा। विद इन दैट थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि ये कौन एक्चुअल में कर रहा है, कौन है, क्योंकि बात सब सीईओ करेंगे। देखिए हर ट्रांसक्रिप्ट के अंदर एआई है ना। आप प्लास्टिक के टॉय बना रहे हो, एक बंदा है जो चेयर बना रहा है, उसके यहाँ में 15 बार एआई बना है, प्लास्टिक की चेयर में भी एआई बन लग रही है। Q1 तो बड़ा स्क्वीज करके अच्छा था, एक्चुअल में अच्छा नहीं था Q1। हाँ, इतना अच्छा नहीं था जितना ऊपर से दिख रहा है। एग्जैक्टली, ये जो बता रहे हैं बड़ा बढ़िया है, उतना अच्छा नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था। मतलब सी 22% ग्रोथ नहीं थी, अगर लेकिन करेंसी को नॉक ऑफ कर दें, जो वन टाइम चीज़ें हुई उनको नॉक कर, तो भी 12 की ग्रोथ थी। Q2 में चैलेंज रहेगा। Q2 अब थोड़ा सा अगला हाफ थोड़ा सा स्ट्रगल आएगा, क्योंकि बेस खत्म हो गया है ना। तो कोई सारे जो वन ऑफ्स आ गए वो आ गए हैं। जीएसटी का जो इफेक्ट था पॉजिटिव, वो थोड़ा थोड़ा फेड होने लगेगा, है ना। क्योंकि लास्ट ईयर इफ यू रिमेंबर, इस वक्त एकदम बिकॉज जीएसटी की कट की वजह से फेस्टिव सीजन है, उसके बाद में बहुत अच्छा हुआ था। वो अब इफेक्ट फेड होने लगेंगे ना दिवाली के बाद में। तो हम सही चीज़ें यहाँ से थोड़ी सी कमज़ोर होंगी। जो ग्रोथ इतनी अच्छी दिख रही है वो, लेकिन फिर भी 12% 11% की अर्निंग ग्रोथ आ सकती है, रीजनेबल है, 13 भी आ सकती है। लेकिन मार्केट एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली अभी भी प्राइस कर रहा है 16, 17, 18। इसलिए मार्केट को डिसअपॉइंटमेंट के चांस अभी भी हैं। ये क्वार्टर में मार्केट सरप्राइज हुआ है पॉजिटिवली, लेकिन पूरे अगला 12 महीने का जो फॉरवर्ड अर्निंग एस्टिमेट्स है उसके अंदर फिर भी नेगेटिव सरप्राइजेस आ सकते हैं। तो मैं जब आपको 10-11 का रिटर्न बोल रहा हूँ ना नीरज जी, वो इसलिए बोल रहा हूँ कि 5 साल बाद में एग्जिट जो पी रेशो है वो 16, 16.5 हो जाएगा। उसके बाद में भी बिकॉज अर्निंग ग्रोथ ठीक ठाक होने वाली है, है ना। 10-12% का 10-11% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, उसके 2-3% ऊपर, 2% ऊपर शायद अर्निंग ग्रोथ ओवरऑल, है ना। और डिविडेंड की कैलकुलेशंस को ऐड करके ओवरऑल रिटर्न मेरे ख्याल से ठीक ठाक बन सकता है। अच्छा, दो सवाल मेरा और है भी, लेकिन पहले ये बताइए कि ये जो DIA इतना पैसा लगा रहे हैं हमारा रिटेल का, रोज हर महीने 30,000 करोड़ निपटा दे रहे हैं, क्यों लग रहा है ये पैसा बंद तो रहा नहीं है? देखिए वो कौन, मतलब दिस वाज द वर्स्ट टाइम, दिस वाज द बेस्ट टाइम वाली स्टोरी है ना। कि एक्चुअली इससे बेहतर समय अमीरों के लिए कभी नहीं रहा है ना। अमीरों मतलब 10-15% जो टॉप पॉपुलेशन है, टॉप 10, 15%, इससे बेहतर समय नहीं है। हर चीज़ आप आसानी से कर सकते हो, ऑटोमेट हो सकता है। इतनी जब आप बोलते हो कि लेबर बहुत ज़्यादा और एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसका मतलब जो एक आदमी फैक्ट्री चला रहा है या कोई सर्विस चला रहा है, उसके लिए चीप रिसोर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट 25,000 में मिलता था, 50,000 में मिलता था, उसकी जगह अगर वो भाव 15,000 और 25,000 हो गया, इसका मतलब है जो धंधा चला रहा है उसके लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हैज कम डाउन, है ना। तो एक्चुअली इंडिया परप्लेक्सिंगली इन 10-15% लोगों के लिए बिजनेस चला रहे हैं, नॉट जस्ट द टॉप 3,000 कंपनी, उनके लिए बहुत अच्छा समय है ये। ऑडिट का खर्चा, टैक्सेशन का खर्चा, बहुत सारे सर्विसेज का खर्चा वो कम होता चलेगा। और ये सब जो AI के चक्कर के अंदर कंप्रेस हो रही है कॉस्ट, और तो इसकी वजह से उनके मार्जिन्स बेहतर होने वाले हैं। तो ये 10% 15% लोग के पास में जो सरप्लस है नीरज, उसका क्या करेगा आदमी जो सरप्लस क्रिएट कर रहा है वो? क्योंकि इंडिया बहुत अनइक्वल सोसाइटी है। ये 15% लोगों के पास में ही सारा पैसा इकट्ठा हो रहा है ना। सारा मतलब मेटाफोरिकली बोल रहा हूँ, बट बहुत सारा पैसा, परसेंटेज ऑफ ओवरऑल सेविंग इज एक्चुअली दिस टॉप 15% 20% पॉपुलेशन। वो इंक्रीमेंटली, बिकॉज अपना एक बात हो रहा था कि जो ब्लैक इकोनॉमी है वो थोड़ी सी श्रिंक हो रही है ना। उसका कई सारी वजह हैं उसकी, जो बहुत सारी चीज़ें जो हमने डिमोनेटाइजेशन से लेकर के बाद में जनरली बेनामी प्रॉपर्टीज़ को क्रिएट करना, ये सब मुश्किल हो गया। ऑन टॉप ऑफ इट लैंड का भाव नहीं बढ़ रहा है, लैंड का भाव नहीं बढ़ रहा है ना। प्रॉपर्टी मार्केट जो है, जो जिस तरह से स्केल करता था वो नहीं हो रहा है। तो इसलिए अब प्लेसेस टू प्लेस मनी और सेव मनी, पीपल हैव अंडरस्टूड कि यार ये फाइनेंशियल मार्केट एक अच्छा जगह है जहाँ पैसा डाल सकते हो। तो एक जनरल एलोकेशन बन गया है, एक लेयर, एक पाइप्स बन गए हैं जिसके कि हर महीना आपने जो बोला 30,000 करोड़ का पैसा जो है वो पानी की तरह से अंदर आ रहा है। लेकिन अपनी जो बात हो रही थी, लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है नीरज कि 2 साल की सब्सटेंशियल अंडर परफॉर्मेंस वर्सेस एक्सपेक्टेशन और ज़ीरो रिटर्न के बावजूद पैनिक नहीं है। और पैनिक नहीं है वो इस चीज़ को दर्शाता है कि समहाउ मीडिया, म्यूचुअल फंड, जो भी मारते लोगों ने ठीक से एजुकेट किया है कि इन जनरल मार्केट के अंदर आप लंबे समय तक रहेंगे तो आपका ठीक ठाक रिटर्न बनता है। उन्होंने शायद ये चीज़ बेची होगी कि 15-20% का रिटर्न बनता है, वो तो गलत है।
लेकिन दो साल की ज़ीरो परफॉर्मेंस के बाद में भी अगर रिटेल मैच्योर है और वो पैनिक नहीं कर रहा है, वो इस चीज़ को दर्शाता है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कि वो उसका जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट से, वो ये नहीं था कि अगले 2 साल के अंदर बड़ा पैसा बन जाए। उसका एक्सपेक्टेशन शायद है कि लॉन्ग टर्म में पैसा बन जाए। वो सही है, गलत है, सही जगह, लेकिन उसका रिस्पॉन्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेरा खुद का देख थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट है ये नीरज, कि मैं खुद ऐसा सोचता था कि यार ये माहौल 22 टाइम पे मार्केट जो प्राइस कर रहा है वो गलत है, और जब मार्केट को जब लोगों को रियलाइज़ होगा तो मार्केट पैनिक करेगा। मैं खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो आइडिया था कि नहीं 2 साल रिटर्न नहीं बनने के बावजूद स्टेबल रहेगा सेंटिमेंट और हर महीना फिर भी 30,000 करोड़ अंदर म्यूचुअल फंड्स में आएगा, वो मेरे लिए खुद के लिए सरप्राइज़ है। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता छाती चौड़ी करके कि नहीं ये तो मैं नहीं मानूंगा इसको, अब घुसेगा मार्केट। वो फैक्ट्स को मैं ऑब्जर्व करके मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं, जो मैं सोचा था कि नहीं ये महंगा मार्केट में ले रहे हो, मार्केट में रिटर्न नहीं बनेगा और इन्वेस्टर पैनिक करेगा, वो नहीं होगा। एंड विल इट कंटिन्यू? तो जो चीज़ हुई है ना वो फैक्ट है, उसके आधार पे। तो वो इतना बड़ा हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ ऐसा कि ज़ीरो रिटर्न 2 साल आप दे और उसके बाद में इन्वेस्टर जो है कंटिन्यूसली इन्वेस्ट सेम अमाउंट ऑफ मनी, समय 30-35 हज़ार करोड़ का पैसा अभी भी लग रहा है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर मैच्योर हो गया, एक तरीका है देखने का। दूसरा तरीका देखने का है कि अनलिवर्ड पैसा है। अनलिवर्ड पैसा है मतलब लेवरेज लेकर के पैसा नहीं डाला, नहीं तो वो फूट जाता। तीसरा ये है कि ये सब्सटेंशियल सरप्लस है, जो वो सोच रहा है कि मैच्योरिटी जो है वो सुपरफिशियली दिख रही है। रियलिटी क्या है कि वो सोच रहा है कि यार और कहाँ डालूँ पैसा, कम से कम इधर टैक्स कम है, इधर पैसा डाल देता हूँ, इधर कुछ तो बन ही जाएगा। और एनीवे मैंने टीवी पे सुना है कि ये आपको आप पेशेंट होने चाहिए। तो पेशेंट इन्वेस्टर बन गया वो भी। पेशेंट इन्वेस्टर बन गया। लेकिन क्या ये हो सकता है कि पेशेंस टेस्ट हो रहा हो उसका? हाँ, हो सकता है, लेकिन कुछ एट मार्जिन दिखना चाहिए। जैसे HNI जो है बीच बीच में फूटता है ना, लेकिन जो छोटी SIP हैं वो कंटिन्यूसली फिर भी चल रही हैं। तो इसके लिए इसको देखो ना, अक्सर लोग क्या होते हैं जो थोड़ा सा विदाउट नेमिंग बट जो ऊपर से देखते हैं तो बेइज्जती कर सकते हैं इस इन्वेस्टर की। ये तुमको पता नहीं है कि हमने इनको स्नेक ऑयल बेचा है, कि वो बेवकूफ़ बन रहे हैं। ये बहुत सुपरफिशियल है तरीका देखने का। इंट्रिंसिकली वो इन्वेस्टर किस सेटअप में है, उस सेटअप में वो ऐसा डिसाइड क्यों कर रहा है कि मैं SIP में डाल दूं, वो इस चीज़ में क्यों बिलीव कर रहा है कि 2 साल की अंडर परफॉर्मेंस के बाद में मैं एट मार्जिन पैसा डालते रहूं। आपको उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते 2 साल के इस सेटअप के बाद में कि नहीं हम बेवकूफ़ बना रहे हैं उसको, या म्यूचुअल फंड वाले बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये नहीं बोल सकते। कुछ है वो सेटअप है जो डाल रहा है, कुछ है वो ये बात ये है कि वो जो 10-15-20% लोग हैं उनकी जो सेविंग्स अक्यूमुलेट हो रही है हर साल, है ना, उसका एक एवेन्यू है। उनको लगता है कि एक इक्विटी मार्केट के अंदर अगर सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म में तो शायद ठीक ठाक पैसे बनेंगे और उस बिलीफ में। और वो गलत बिलीफ नहीं है। नहीं, गलत नहीं, बिल्कुल सही है वो। लेकिन एक ही इसमें एक छोटा सा गलती है कि शायद कई लोगों को लगता था कि 15-17 बनेंगे, है ना, वो बनेंगे 10-12, लेकिन उसमें इतना डिसअपॉइंटमेंट नहीं है जितना हम लोग, मेरे को लग रहा था कि डिसअपॉइंटमेंट होगा। मतलब इतना दुख नहीं है। जैसे होता है ना कई बार कि जैसे सैलरी बढ़ेगी और अपने पास में चिट्ठी आएगी 8% बढ़ेगी, हम सोच रहे थे 12 बनेगी, लेकिन 8 भी ठीक है, चलो, तो वैसा है। बट दूसरे जॉब की चॉइस नहीं, इसलिए पड़े रहो। तो ये जो फूड चेन है ना वो ऐसी चलती रहेगी। 2% वाला आप ऐसे बनाएगा, 3 प्लेयर आपने कहा, उसमें 2 बना रहे हैं, एक उनको बनवा रहा है, वो थ्योरी फूड चेन की चलेगी। मैं आपको बताता हूँ, ये भी कहानी जो है ना, देखिए जो प्रमोटर माल बेच रहा है इंडिया में, पता है प्रमोटर क्या कर रहा है, उस पैसे को क्या कर रहा है, वो हमको दे रहा है पैसे, किसी और चीज में डाल दो। यस यस यस। वो पैसा घर में तिजोरी में थोड़ी रखा है। करेक्ट। वो माल, अपना माल बेच करके बेसिकली ओनरशिप चेंज हो रही है, वो किसी और चीज को खरीद रहा है। अच्छा, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, क्या ये एक कॉन्सेप्ट लेवल पे चीज़ सामने आ रही है कि एसेट ओनरशिप पे लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रादर कि केवल आप नोशनल मनी गेन पे मार्केट में पैसा लगाए करिए, रियल हार्ड एसेट में पैसा मूव हो रहा है? तो लगता है ऐसा? हार्ड एसेट मतलब तो हार्ड एसेट तो मतलब गोल्ड हो गया, हार्ड एसेट मतलब रियल एस्टेट में, नॉट फ्लैट इन कल्चर, लैंड ओनरशिप करेंगे हम। इस तरह की जो ओनरशिप वाली जो रियल एसेट्स है, क्या उसमें पैसा मूव हो रहा है? नहीं, एक्चुअली सेकंड का आंसर तो आसान है, क्योंकि नहीं, लैंड के अंदर जो
पैसा मूव हो रहा था। हर छोटे शहर के अंदर आसपास का पूरा लैंड जो है वहाँ का बनिया ओन कर रहा था, राइट, बिकॉज हर साल उसका पैसा बनता था और पैसा टैक्स नहीं था, कैश में था, वो धीरे धीरे आसपास का लैंड खरीदता रहता था, है ना। तो आप कोई भी छोटे शहर में जाएंगे तो उसके चारों तरफ का जो लैंड है वो बनियों के पास, सब बनियों के पास है ना। वो एट मार्जिन बिकॉज ऑफ द फॉर्मलाइजेशन, वो एट मार्जिन वो बोले यार लैंड तो ऑलरेडी है, अब मुझे एक्चुअली कुछ और ख़रीदना है। तो इस कहानी को वो एक्सेप्ट कर चुका है कि नहीं, इक्विटी जैसी कोई चीज़ होती है जिसमें ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है लेकिन 5-10 साल में पैसा बनता है। तो इसलिए वो आंसर उस सेकंड क्वेश्चन का तो सिंपल है कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। एट मार्जिन हो ये रहा है कि बहुत सारा जो फिजिकल सेविंग्स में, लैंड में, फ्लैट्स में जा रहा था पैसा, वो अब मार्केट्स में लग रहा है। क्या वो गलती कर रहा है? नहीं, बिल्कुल गलती नहीं कर रहा है, कोई गलती नहीं कर रहा है ना, बिकॉज फॉर्म देखिए, कैश को लैंड में लॉक करना, जो 10-10 साल तक लैंड ऐसे ही पड़ा रहेगा, आपके लिए इकोनॉमिकली इसीलिए वायबल था कि वो 10 साल के अंदर उसका पैसा बढ़ रहा था, अब नहीं बढ़ रहा है। करेक्ट। लैंड मोटा मोटी नीरज ऐसा है कि 50-100 साल 150 साल का इतिहास है कि वो इन्फ्लेशन के भाव पे बढ़ता है, रियल रिटर्न नहीं बनता है। फाइनेंशियल मार्केट में रियल रिटर्न बनता है ना। बॉन्ड में आप 7% कमाते हो, आप हिंदुस्तान के अंदर ये फ्लैट खरीद लो, 2% का यील्ड है, इतना महंगा फ्लैट है, 2% क्या करोगे? कम से कम SBI की फिक्स डिपॉजिट के अंदर 7 तो बनता है, 7 तो बनता है, खराब है लेकिन 11 तो बनता है इक्विटी में, 10-11। कोई आप मंदी वाले को भी पूछोगे कि 10 साल का रिटर्न इंडिया में क्या बनेगा, तो वो फिर भी 10 से नीचे कम है, मुश्किल जाना। कैलकुलेशन ऐसी है। गोल्ड स्पेकुलेटिव एसेट है, वहाँ पे ऑफकोर्स खूब पैसा लगा है ना, खूब सारा पैसा लगा है, बट जनरली हिंदुस्तानी पिछले 3000 साल से गोल्ड खरीद रहे हैं। तो अभी 1000 टन हम खरीदते हैं, मतलब ऐसा है कि बहुत पैसा लगा है। अब थोड़ा मेरे ख्याल से गोल्ड में थोड़ा सा कमजोरी है। जनरल व्यू ये है कि नहीं बनेगा पैसा, बट वो स्पेकुलेटिव व्यू है, मुझे भी ज़्यादा समझ नहीं है गोल्ड की। मेरा जनरल व्यू है कि, लेकिन एज ए परसेंटेज ऑफ ओवरऑल एलोकेशन देखोगे तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है एलोकेशन। जो रियल कैश एसेट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड इनकम, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और या फिर इक्विटी, ये बहुत बड़ा एसेट है रिलेटिवली, बट एट मार्जिन अगर आप HNI हो, आपको 5-10% तो रखना ही चाहिए कुछ तरह के हार्ड एसेट्स, है ना। लैंड नहीं खरीद सकते, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन के लिए आपको गोल्ड थोड़ा बहुत खरीदना चाहिए, खरीद रहे हैं वो लोग बात, वो खरीदते भी। पर वो स्पेकुलेटिव जो रैली थी, जिस तरह से सिल्वर के अंदर ऐसा लग रहा था कि इस रात की अब मतलब सुबह नहीं होगी, टाइम अभी ले लो माल, वो सब बंद हो गया है। इतना नुकसान हो गया बेचारों का। फाइनेंशियल मार्केट ना मोस्ट कॉम्प्लेक्स मार्केट है, बहुत और इकोनॉमिक्स उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि ह्यूमन बिहेवियर क्या होगा। अभी देखिए, जो परसों हुआ उससे बड़ा, मैं किसी कमेंट्री में बोल रहा था कि स्कॉट बेसेंट ने सोचा कि यार बाईबैक करते हैं और बॉन्ड यील्ड गिरा देते हैं। जापान में 1 ट्रिलियन येन के बराबर की एसेट US में खरीद ली लोगों ने। बोला ठीक है ना, तुमने मेरी करेंसी को ठीक किया ना, अभी ना उधर खरीदूंगा मैं। सो यू नेवर नो हाउ पीपल विल बिहेव। तो एसेट क्लासेस कैसे बिहेव करेंगी, नेक्स्ट। मैं इसका एक आंसर, नीता भाजली ने कितनी अच्छी कविता बोली कि छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आंखों भर आकाश है, बाहों भर संसार। एक्चुअली 10-11 बनेगा एक्चुअली और इंडिया 6-7 से ग्रो करेगा। बाकी आप बहुत कम्प्लेक्सिटी हम डिस्कस कर सकते हैं, आपके ऑडियंस को मैं बहुत ज्ञान दे सकता हूँ, लेकिन छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, मार्केट का विस्तार। 6-7 का रिटर्न इकोनॉमी में है और 10-11 का मार्केट में है। भैया ये 6 से 11 तो याद रखो, आप 10-11% रिटर्न बनेगा आपका और 6-6.5-7% की ग्रोथ हमारी रियल में होती रहेगी। यही इसका सार है, और बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी तो देखा जाएगा उसमें फिर क्या होता है, कैसी चीज़ें चेंज होती हैं। लेकिन ये माहौल बहुत अच्छा है। अगर बिजनेसमैन देख रहे हैं इस शो को आपके, तो आप की टेक अवे ये नहीं है कि मार्केट ख़राब है, अच्छा है। की टेक अवे कि एक नया वक्त आया है, इसके अंदर आप अपने बिजनेस को री इन्वेंट कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को रीथिंक करके पूरा री इन्वेंट कर सकते हैं, अपनी प्रोसेसेस को सब्सटेंशियली इम्प्रूव कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी जो आई है वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हुआ था आज के 200 साल पहले, उससे बड़ी टेक्नोलॉजी है। ये जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी आई थी उससे सब कुछ चेंज हो गया था, ये उतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। इसके लिए यूट्यूब में जाएं, सीखें, समझें किस तरह से मैं अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूं, वो करना। ये बड़ा, उसमें ज़्यादा पैसे बनेंगे। तो आप उसको ऐसे ये मत कहिए कि कर सकते हैं, करना होगा, करना पड़ेगा, नहीं तो डू और डाई है, ऑप्शन नहीं है भाई। करो वरना हाईवे वाली बात हो जाती है, या तो आप कर लो वरना आप निपट जाओगे।
क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस हम लोगों की आंखों के सामने खत्म होने की कगार पे हैं। करेक्ट। तो एआई को प्लीज़ आर्टिफिशियल ने उसको रियल मानिए। यस। उसकी कंपनी का वैल्यूएशन हो सकता है एनवीडिया बहुत महंगा बिक रहा हो, यस। हो सकता है कि स्पेसएक्स बहुत महंगा बिक रहा हो, लेकिन एआई रियल है। बिल्कुल। उस पर गलत फहमी मत रखिएगा। तो मनीष भाई बहुत मज़ा आया, और दर्शकों के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एब्सोल्युटली। पैसे तभी बनते हैं यस। कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, एसेट क्लास समझ लिया आपने, थ्योरी समझ ली, देश दुनिया की खबरें समझ ली, तो होपफुली कि आप 6 से 11 में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे और कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि मज़ा आया होगा। कोई और पॉइंट आप, कोई अनोखी लाइन मुझे देना चाहते हैं? हो गया। नहीं, मतलब लाइन सिर्फ एक है कि देखो, भय बिनु होए जीवन क्या है? भय बिनु होए न प्रीत। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिससे भय लगेगा आपको कि यार ये क्या है, हर चीज़ चेंज कैसे करूँ मैं, उसके बिना प्रीत नहीं होगी ना, तुलसीदास ने लिखा है। तो इसलिए आपको भय के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, तो इसलिए, और डरना ज़रूरी भी है। डरना। थैंक यू सो मच मनीष भाई, बहुत मज़ा आया, और होपफुली आप लोगों को भी इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और बहुत दिन के बाद हम लोग बैठे तो बहुत सारी बातें हो गई, और उम्मीद करते हैं कि आप इस पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।